हेलो एवरीवन। यह कहानी तेरी यादों की मंजिल के अगले पार्ट की शुरुआत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आपके लिए नए एपिसोड्स ला पाते हैं। हाँ, वो सामने था। कुलदीप जी ने उसकी तरफ देखकर कहा, वो गुड़गांव में कुछ फ्लैट लिया क्या? ये सुनते ही सरोज जी के हाथ रुके। चूल्हे पर रोटी सेंकटी सरोज जी ने बेटे की तरफ देखा। उसने ये पहले ही कहा था, अलग होने का क्या? ये इस वजह से लिया? ये सोचते ही उनके चेहरे पर शिकन आई। हाँ लिया है, उसने जवाब दिया। सरोज जी बेटे को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। पहले लड़ाई होना, फिर कुछ दिन बाद समृद्धि का जाना और अब वापस आना, फ्लैट की बात, सब कुछ जोड़कर यही समझ आया, उनका बेटा तय कर चुका था इस घर को छोड़ने जाने का। क्यों, अभी क्या काम आ गया है? कुलदीप जी ने पूछा। रणबीर को देखती सरोज जी बेचैन मन से बेटे को देख रही थी। सरोज जी बेटे का ओ ही देख रही थी। रणबीर ने एक गहरा सांस लिया। अच्छी जगह है इसलिए लिया था, काम ही आएगा। हाँ सही है, जमीन पर लगाया, पैसा बेकार ना जाता। बस इस बार तूने पूछी तक ना, तभी लगा क्या काम आ गया। कुलदीप जी ने बहुत सामान्य होकर जवाब दिया। रणबीर ने जवाब दिया था, मगर सरोज जी का मन उसका जवाब सुनकर नहीं माना। वो जानती थी शायद वो झूठ बोल रहा था। उसने जिक्र भी किया था, और फिर ऐसी लड़ाइयां, मतलब उसके मन में ये बात थी। चल सही है, यही सही लगता है, उन्होंने कंधे थपथपाकर कहा। रणबीर ने बस एक फीका सी मुस्कान के साथ उनको देखा। अक्सर ही उसके पापा ऐसे ही खुश होते उसको आगे कुछ अच्छा करते देखकर, पर उसने ये जगह लिया जिस कारण से था वो बताना ठीक नहीं लगा, वरना बात बढ़ती। अम्मा चाय। सब निकल गए थे, जिसके बाद सरोज जी को चाय की आदत थी, जो लिए वो उनके कमरे में आ गई। उसने चाय का कप रखा तो वो बोली, कब जावेगी लेकर म्हारे बेटे को? जी क्या, कहाँ जाना है? वो नासमझी से बोली। उसे समझ नहीं आया सरोज जी क्या कहना चाह रही थी। वो तन जैसे बोली, इब मारी बात ना आ रही होगी तणे। इब तो पति ने आते ही अलग करने की बात कर लेती छोरियां, तणे तो घना जुल्म सहना पड़ रहा से। जा सुखी रहन। इब बहू ने कुछ कह भी ना सके। एक हम थे जिनने सास की मार भी खाई और सुनाने में कभी पीछे नहीं रहती। उनकी बात सुनती समृद्धि पहले तो एक पल के लिए समझ नहीं पाई, फिर उसे समझ आ गया वो किस बारे में बात कर रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं क्यों कहूंगी ऐसा, मैंने नहीं कहा कुछ। रहने दे, मरने ना सीखा। वो उसी तरह से बोली। समृद्धि के लिए ये नया नहीं था, उसे अब आदत हो गई थी उनके इस रवैये की। मुझे अगर करना होता तो पहल यही कर देती अम्मा। मैं अब आई हूं, अपने बेटे की जिद और गुस्सा आप मुझसे ज्यादा जानती है, मुझे बताकर नहीं करते कुछ। मुझे नहीं आदत किसी के फैसले में दखलंदाजी करने की, जब तक बात मेरे मतलब की ना हो। जहां गलत लगा बोल देती हूं, इसका ये मतलब न इन मैं आपके बेटे को अपने हिसाब से चलाती हूं। उनका काम, उनके पैसे, उनका कोई भी फैसला के बीच मेरा कोई रोल नहीं है। आज चुप रहने की जगह उसने कहा। सरोज जी ने उसे देखा, वो कमरे से बाहर निकल गई। सरोजा जी भी चुप थी, क्योंकि जानती थी उस बार भी जब जिक्र हुआ तब रणबीर ने ही बात की थी। रणबीर खेत में मचान पर बैठा रात के अंधेरे में आसमान की ओर देख रहा था। फिर वो उसी तरह बांस के बने उस जगह लेटा। एक गहरी सांस ली। माँ के प्यार को वो समझता था, पर अक्सर ही देखा वो राजबीर के लिए कुछ ज्यादा ही सोचती। कुलदीप जी को बेटे के आगे बढ़ने, उसके होनहार होने की खुशी रहती। वो एक ऐसा बच्चा था जो सबकी नज़र में अच्छा था, पढ़ाई काम सब में तरक्की कर सबकी बात सुनने वाला। राजबीर और उसमें यही फर्क था, वो हमेशा से लड़ लेता, झगड़ लेता, यही कारण था उससे था वो सबको पसंद था। एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी के इतने सालों तक सिर्फ सुनी, वो अपने घर वालों से उनकी सोच के लेकर सवाल नहीं कर सकता, उनको टोक नहीं सकता था, वो लड़ नहीं सकता था, पर वो समझता था समृद्धि की सोच, उसका रवैया अलग है। वो जो शुरुआत से उसे बदलना चाहता था, उसके चलते उसने खुद को बदल लिया था। सही है, उसका ना बात समझना चाहती है, ना दूर रहना है, ना समझना है। वो वाकई परेशान हो गया था। हाँ, शायद समृद्धि को उसके साथ रहकर बहुत एडजस्ट ठीक करना पड़ रहा था, पर उसने भी किया था जो हो सकता था, वो कोशिश कर रहा था। आखिर काफी वक्त गुजारकर घर आया। रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। अपने कमरे में आया, जो आज वो बुक्स के साथ नजर आई।
एक नज़र उस पर डालते हुए रणबीर ने जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर टेबल पर रख दी। वो खाना खाकर गया था तो समृद्धि भी उठी नहीं। रणबीर ने फिर से उसकी तरफ देखा। कुछ बोले बिना उसने कहा, फोन ठीक था, हम अलमारी में रखा, देख लीजिए। उसने जवाब दिया। वो अपनी बुक्स समेट कर उठी। रणबीर ने एक गहरी सांस ली। तुम्हें चाहिए था? अलमारी में रखने के लिए तो नहीं लिया। मैं कर लूंगी स्टार्ट जब जरूरत होगी। थैंक यू, उसने जवाब दिया। जो सुनकर रणबीर ने अपने सामने से गुजरती समृद्धि को देखा, फिर बिना कुछ कहे पलंग पर आकर बैठा। तो कब शिफ्ट कर रहे हैं हम? समृद्धि ने अचानक से सवाल किया। रणबीर ने हैरत से उसे देखा। कल ही उसने मना किया और अब ये बात उसे समझ नहीं आया था। जब जब ठीक लगे आप और मैं रहेंगे, है ना? उसने कहा तो उसने खामोशी से हामी भर दी। समृद्धि मुस्कुरा दी। चलिए अच्छा है, मैं पैकिंग कर लेती हूँ, आप भी बात कर लीजिए, हम अलग रहेंगे, सब ठीक रहेगा फिर। रणबीर ने उसे देखा। कुछ अजीब भी लगा मगर वो तैयार था। मैं कर लूंगी स्टार्ट जब जरूरत होगी। थैंक यू, उसने जवाब दिया। जो सुनकर रणबीर ने अपने सामने से गुजरती समृद्धि को देखा, फिर बिना कुछ कहे पलंग पर आकर बैठा। तो कब शिफ्ट कर रहे हैं हम? समृद्धि ने अचानक से सवाल किया। रणबीर ने हैरत से उसे देखा। कल ही उसने मना किया और अब ये बात उसे समझ नहीं आया था। जब जब ठीक लगे आप और मैं रहेंगे, है ना? उसने कहा तो उसने खामोशी से हामी भर दी। समृद्धि मुस्कुरा दी। चलिए अच्छा है, मैं पैकिंग कर लेती हूँ, आप भी बात कर लीजिए, हम अलग रहेंगे, सब ठीक रहेगा फिर। रणबीर ने उसे देखा। कुछ अजीब भी लगा मगर वो तैयार था। समृद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, सही है, पैकिंग करते हैं, रोज रोज की कहानी खत्म हो, है ना? शायद, रणबीर ने जवाब दिया। वो वाकई अब परेशान हो गया था रोज रोज के इन तमाशों से। लेकिन समृद्धि की बात पर हैरत भी हुई। वो हमेशा मना करती थी, जब उसने जिक्र किया तब भी उसने मना किया। फिर अब क्या हुआ? अच्छा वैसे फिर क्या होगा? हम दो लोग अलग रहेंगे तो क्या होगा? समृद्धि ने कहा। जो सुनकर रणबीर ने एक गहरी सांस ली। सीधे बोलोगी, क्या कहना है? आप समझते हैं मुझे लड़ने का शौक है। मैंने कब कहा आपको मुझे अलग रहना है? मैं सुन रही हूँ, कर रही हूँ सब हिसाब से। बस मुझे गुस्सा आया आपके रवैये पर, और वो मेरा हक है, मैं लड़ूंगी आपसे अगर बदतमीजी करेंगे तो। अगर मैं आपके और आपके परिवार के लिए इतना बदलूं तो आप अपना गुस्सा क्यों नहीं कम कर सकते? इतना सबके सामने आपने इस तरह से बिहेव किया, मैंने किसी पर कौन सा गुस्सा निकाला? सब कुछ वैसे ही किया। मगर आपसे भी नहीं कहूंगी तो मेरा दिमाग फट जाएगा किसी दिन। वो कुछ गुस्से से बोली। उसकी बाँह पकड़कर रणबीर ने किसी ब्लैंकेट की तरह उसे पकड़ अपनी तरफ खींचा। वो खींचती हुई उसके करीब हुई पर गुस्से से उसे देख रही थी। मत करिए अब, मैं घर तोड़ने वाली नहीं हूं। जहां चाची और अम्मा ही कभी अलग नहीं हुए वहां मैं होकर रहूंगी। ये कब कहा? ऐने मैं लड़ती नहीं हूं, किसी से जवाब भी तब देती हूं जब नहीं बर्दाश्त हुआ। पहले मैं थी मुनफट, अब क्या किया मैंने? आपसे भी नहीं कहना ना? ठीक है नहीं कहूंगी, पर अब ना आप मुझसे बात भी मत करना। गुस्से की जगह अब उसकी आंखों में आंसू आ गए। रणबीर चौंका। इतनी बात पर वो रोने लगी थी। उसने उसका चेहरा अपनी तरफ करके कहा, अरे रोने की क्या बात है? समृद्धि इतनी बात पर कब से रोने लगी यार तुम? वो अपने आंसुओं को पोंछती हुई बोली, मैं पागल हो गई हूं, आपको तंग करके रख दिया है, अम्मा को भी सबको मैंने ही तंग किया है। ये अच्छा है, सबका गलत बात पर टोक दिया, उल्टा मुझे डांटा। लड़ने आ गए, किसी ने कुछ नहीं कहा, और जब माँ को लगा बेटा जा रहा है तो मेरी गलती। मैं तो अपन ज़रूरत की चीज़ भी बहुत मुश्किल से मांगती हूँ आपसे, और फिर लगता है मेरी हर बात सुनेंगी। आप मेरी बात सुनते तो ऐसे नहीं रहते। मैं लड़ाने वाली लगती हूँ क्या? हर जगह मैं ही गलत लगती हूँ? कुछ भी करो, हर बात में मेरी गलती। वो रोती हुई बोली। उसे सरोज जी की इस बात का बहुत बुरा लगा था। रणबीर जो अब तक अपन ए बारे में सोचकर परेशान था, उसका पूरा ध्यान रोती बिलखती अपनी बीवी को देख रहा था। उसकी बातों में सच्चाई थी, और यही आदत थी जो रणबीर को उसके और करीब कर रही थी। रणबीर ने उसके आंसू पोंछे। किसने कहा तुम्हें? तुम बेमतलब में नहीं सोचती हूँ, मुझे कहा जाता है, मुझे बुरा लगता है, पर मैंने ये नहीं कहा आप लड़िए, मगर इसका ये मतलब भी नहीं आप सबके सामने मुझे बेइज्जत करें। खुद आपको नहीं जानती क्या? कब मेरी कौन सी बात सुनी है आपने?
उसकी आंखों से लगातार बहते आंसुओं को पोंछकर रणबीर ने उसे अपनी गोद में बैठाया और कसकर सीने से लगाकर उसके सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, अच्छा ना, रोना बंद करो। वो अब चुप हो गई। रणबीर ने एक नज़र उस पर डाली, फिर प्यार से उसके सर को सहलाया। मेरी गलत ई थी, आई एम सॉरी समृद्धि, और मुझे पता है तुम क्या हो, कैसी हो। अम्मा ने कहा कुछ। उसने जवाब नहीं दिया था, पर उसे समझ आ गई। समृद्धि सरोज जी की बात पर ही इतना रोई। अच्छा ना, सॉरी। रणबीर ने प्यार से उसके सर को चूमा। वो भरी आंखों से बोली, अगर अब ऐसे सबके सामने मेरी इंसल्ट की तो देखना आप, मैं बात नहीं करूंगी, छोड़कर चली जाऊंगी आपको। और जैसे आप हो ना, उसके बाद डरकर कोई वैसे भी आपसे शादी नहीं करेगी। वो खुद ब खुद मुस्कुराया। उसने अपनी मुस्कान को समेटकर आंखें छोटी की। तुम तो नहीं डरती, और कोई क्यों डरेगी, अच्छा खास हैंडसम ही दिखता हूं मैं। और ये सुनते ही समृद्धि का मुंह एक पल को खुला। फिर उसने उसे बुरी तरह से घुरकर उसके सीने पर मारा। देखा, बड़ी जल्दी अरमान जागने लगे ना। एक बात सुन लीजिए, कान खोलकर, मैं नहीं डरती आपसे, अब तो बिल्कुल नहीं डरती। पहले थोड़ा डर जाती थी, अब बिल्कुल नहीं। और वैसे बता दूं, कोई नहीं मिलने वाली आपको, आए बड़े हैंडसम दिखता हूं। रणबीर ने उसकी कमर पर बांह मजबूत कर कहा, तभी इतना सर पर चढ़ रही हो तुम, अब क्यों नहीं डरती। क्यों डरूं मैं, पर आपको डरकर रहना चाहिए मुझसे, खासकर आज जो अपने जागते मचलते अरमान नजर आए ना, उसके बाद आपको डरना चाहिए। वो उसे घूरती हुई बोली। रणबीर ने कहा, अरमान की क्या बात हुई, तुमने कहा तो बस, तो मैं कहूंगी तो आप खुशी खुशी शादी भी करके आ जाओगे क्या। और वैसे बता दूं, सिंगल पीस हूं मैं इस पूरी दुनिया में। उसने कहा। जिस पर रणबीर ने उसे देखा तो अगले ही पल उसने कहा, आपको मैं ही पसंद हूं ना, मेरी जैसी कोई मिलनी नहीं है। और अपन ये आदतें सुधार लीजिए, बता रही हूं मैं। इस तरह उसने खुलकर कहा वो उसे पसंद करता है। ये सुनकर रणबीर उसकी ओर देखता रह गया। अब मुझे घूरो मत, और मुझसे बात मत करिए आप। अरे अब क्या हो गया। कहा, कैसे आपने, हाँ कैसे कहा, मेरे अलावा किसी का ख्याल आया कैसे। फिर कहते हैं लड़ती रहती हो, अपनी हरकतों को मत देखो, आए बड़े। इस तरह से उसकी बातें सुनते हुए रणबीर के लबों पर मुस्कान आ गई, जिसे समेटकर उसने कहा, तो लड़ती नहीं हो तुम। हाँ तो मैं लड़ूंगी मैं तो, आप कुछ भी सोचने लग जाओ। समृद्धि ने लड़ाका अंदाज में कहा। सच में एक वक्त था जब वो अपनी बात इस तरह से कहने से घबराती या लड़ाई के बाद तो चुप सी हो जाती, मगर अब वो उसे डरना तो दूर, लड़ने से भी बाज नहीं आती। रणबीर उसे देखता हुआ हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो मुंह बनाए हुए थी। आज जिस तरह से वो रोई, वो याद कर उसने एक गहरी सांस खींची। वो जानता था सरोज जी ने उसे कुछ ना कुछ कहा था, बहुत परेशान करने वाली बीवी हो तुम। वो उसके सर को सहलाते हुए बोला। बहुत ही नरमी से रणबीर के हाथ उसके सर पर चल रहे थे। समृद्धि ने उसके कंधे और बांह पर टिकाए अपने सर को उठाकर उसे देखा। लगभग घूरते हुए उसे देखकर चेहरा फेर लिया। वो उससे दूर भी होने ही लगी थी, पर कमर पर रखे उसके हाथ के चलते रुक गई। हाँ हूं ही मैं तो, तभी तो ज्यादा दूसरों की तमन्नाएं हो रही है। वो चिढ़ी सी बोली, जो सुनकर रणबीर ने सर हिलाया। कुछ भी ना। क्या कुछ भी, आपने खुद कहा। वो बोली तो रणबीर ने एक झटकते से अपनी गोद में बैठी समृद्धि को अपने से सटाया। मेरी नज़र भी नहीं उठती किसी पर, समझी। अच्छा, तुम लड़ना चाह रही हो तो बता दो, अभी तुम्हारे ज्यादा करीब रहो तो कहती हो, मतलब से आ जाता हूं, और अगर ना हो तब तुम्हारे दिमाग के घोड़े मेरा अफेयर करवा देते हैं। हद हो तुम, एकदम हद। बंदा अपनी बीवी के पास रहे तब भी परेशानी ना रहे तब। वो बोली, और उसकी इस बात को सुनती समृद्धि ने मुंह बनाया। मेरी बात का वो मतलब नहीं था, आप भी समझते नहीं मुझे, मैं तो खुद आपके साथ सेव करती हूं। अच्छा लगता है आपके साथ, और आपकी तरह नहीं, मुझे प्यार भी है आपसे, पर कभी कभी आप हद करते हैं। प्यार करती हो मुझसे, तुम्हें तो मैं पसंद नहीं था, और अब तो वजह बहुत है, बदतमीजी करता हूं तुम्हारे साथ, सिर्फ अपने मतलब से मतलब है मुझे फिर। रणबीर ने कहा। उसकी नज़र उसके चेहरे पर ही थी। उसके बाल जो चेहरे को छू रहे थे, उनको पीछे करते हुए उसे देख रहा था। पसंद नहीं थे और हो में फर्क होता है। आप खुद देखिए, पहले बात बात पर अकड़ते थे, मुझे नहीं पसंद थे। मैं जानती कितना थी आपको, लड़ते हैं, बदतमीजी भी करते हैं कभी कभी, पर वही है ना, बंदा कुछ बात के लिए सब नज़रअंदाज नहीं कर सकता।
मैं भी होती हूँ, गलत कुछ कह देती हूँ, ऐसा जो नहीं बोलना, पर इसका ये मतलब थोड़ी कि छोड़ ही दो। वो बेहद ही मासूमियत से बोली। रणबीर ने जानकर कहा, पसंद नहीं था फिर कैसे आया? अच्छा तो दिखता नहीं, तुम्हारे हिसाब से तो जाहिर गंवार बदतमीज। अब ना हद कर रहे हैं, पहले की बात थी, आप भी तो कैसे गुस्सा करते थे। वो उसकी बात काटकर बोली। अपनी इस बेवकूफ सी बीवी पर इस समय उसे हंसी आई। समृद्धि ने धीरे से कहा, नाराज हो आप मुझसे? हो पाता तो जरूर होता बनता है। नाराज होना, मेरा भी तुम हर बार मायके चली जाती हो और फिर तुम्हें याद भी नहीं रहता कॉल करना है। एक तो मुझे सुनाकर गई, मतलब से आता हूँ, और उसके बाद कॉल भी नहीं मैं हर बार करता हूँ। फिर तुम अकड़ ओ मुझे कहती हो। अपनी नहीं नजर आती अकड़ तुम्हें जिद्दी होती जा रही हो। रणबीर के जवाब पर उसने बुरा सा मुंह बनाए उसे देखा, फिर उसके कंधे पर सर टिकाकर उसके सीने से लग गई। अब एहसास हुआ क्यों इतना बेचैन थी वो। रणबीर ने उसकी पीठ के इर्द गिर्द अपने हाथ रखकर उसे खुद से लगाए रखा। आप एक बात बताएंगे? बोलो। मैं गलत कहाँ थी रणबीर? मैं जानती हूँ कभी कभी मेरा बात करने का तरीका गलत होता है, पर उस वक्त बस नॉर्मली कहा मैंने। बहुत गलत तरीका था वो। इस घर में किसी को नजर नहीं आता क्या वो बच्ची है? कितना डरी हुई है, कैसे वो किसी के साथ शादी करके नॉर्मल होगी? आप ही बताओ। उसने उससे दूर होकर उसकी ओर देखकर कहा। रणबीर गंभीरता से भरा पर कुछ कह ना सका। मेरा और अपना रिश्ता देख लीजिए, कितना वक्त लगा, पर सब आपके जैसे नहीं होंगे। हम लड़कियों को कई बार ऐसा बताया जाता है, ऐसे रिश्ते दिखते हैं आसपास जिसके बाद अगर हमारी जिंदगी में कुछ उससे बहुत अच्छा हो तो हमें लगता है ये सही है। एक घर में पति पत्नी के झगड़े सिर्फ उनके बीच नहीं रह जाते, वो बच्चे जो सब देख रहे हैं उनका कोई नहीं सोचता। शादी के नाम पर इतना डर भर दिया गया है। फिर कहते हैं आज कल की लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, एडजस्ट नहीं करना चाहती। मैंने अपनी माँ को बहुत सहते देखा है, पर मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर कोई गलत बात कर रहा है उसे मैं टोक नहीं सकती, क्योंकि मैं यहाँ बहू हूँ। ये घर मेरा नहीं है, और पता है जब कोई बात हो मैं अपनी माँ से कहूँ तब वो कहती हैं ये मेरा घर है, मुझे देखना है। मैंने नहीं कहा, मुझे बहुत बोलने का हक दिया, पर कम से कम उस लड़की का सोचे कोई। फिर कहेगी नहीं करनी शादी तो बदतमीज हो जाएगी। वो अब रुकी। उसकी बातें सुनते रणबीर ने पानी का ग्लास उसके मुंह से लगाया। 2 घूंट पानी मुंह में भरकर उसे देखने लगी। रणबीर ने कहा, किसी भी रिश्ते में एडजस्ट करना पड़ता समृद्धि। कुछ लोग बताकर करते हैं, कुछ बिना बात आए। कोई भी रिश्ता हो ऐसे ही नहीं चलता, थोड़ा बहुत बदलाव सब में आता है। मैं समझता हूँ तुम्हारी बातों को भी, पर इस घर में नहीं होता है ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? आपने मुझसे शादी की, आपने अपनी माँ से खुलकर कहा आपको मैं पसंद हूँ, और वहीं जब बुआ ने अपनी मर्जी चाही तब। जानती हूँ घर से भाग जाना गलत है, पर जैसे बाप भाई को देखा है उन्होंने उसके बाद अपने प्यार के लिए लड़ना सही लगा, और वो इतनी गलत हो गई कि उनका होना ना होना ही मैटर नहीं करता। लड़की की जिंदगी में अपनी मनमानी कहाँ लिखी है? पहले बाप भाई की सुनो, फिर उसका पति, उसका अधिकार, और बुढ़ापे तक आते आते बेटा। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलती जा रही हूँ। मैं गलत नहीं थी, और मैं कम से कम आपसे ये उम्मीद करती हूँ आप समझेंगे, पर उस दिन आपने भी एहसास कराया मैं गलत हूँ। रणबीर ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, नहीं हो गलत, बिल्कुल गलत नहीं हो। पता है इस घर में मैंने देखा है किसी भी बात पर अगर गुस्से में पापा ने चाची को कुछ कहे या भाभी को, भाई साहब या चाचा जी चुप रह जाते हैं, पर अगर कोई भी मेरी बीवी को कुछ कहेगा मैं नहीं सुन सकता समृद्धि। बस मैं इसलिए नहीं चाहता तुम पड़ो बीच में। सही गलत सबके लिए अलग अलग हो सकता है, शायद मैं तुम्हारी बात समझता भी हूं, पर वो नहीं समझेंगे, और मुझे लगता है जो हमें समझ नहीं सकता उसके सामने कहकर भी फायदा नहीं। रणबीर ने उसके हाथ को पकड़कर चूमा। मैं तुम्हारा हूं, ये घर भी है, और तुम्हारी बात समझता हूं मैं, मगर कुछ चीजें नहीं बदलती, उनमें बदलाव नहीं कर सकते। तो क्यों जाते हैं आप बुआ जी के पास, क्यों करते हैं उनकी मदद? समृद्धि के सवाल ने उसे जैसे खामोश कर दिया। वो उसे देखती हुई बोली, सही और गलत सबके लिए अलग हो सकता है रणबीर, पर आप भी जानते हैं ये गलत है। बस आप अपने घर वालों के सामने कुछ कह नहीं सकते, और सच अगर हम स्टैंड नहीं ले सकते तो हम कितना भी बदल जाए बदलाव होगा ही नहीं। नई पीढ़ी पुराने लोगों से सीखती है, और ये सब कुछ फिर वैसा भी चलता रह जाता है। रणबीर उसे देख रहा था जो उसकी बाहों में थी।
समृद्धि का सर उसके सीने से लगा था, मगर वो जाग रही थी। इतने दिनों की लड़ाई की वजह से आज जाकर उसे सुकून मिला था। उसके सीने पर उंगली फिराते हुए उसके हाथ उसकी गर्दन पर आने लगे। रणबीर ने उसके उस हाथ को पकड़ा। क्या अब? समृद्धि ने नासमझी से उसे देखा तो वो उसकी कमर पर बाजू कसता हुआ उसे अपने और करीब कर बोला, अब नहीं, मतलब ज़रूरत की बात करोगी? मैं तो अपने मतलब से बात करता हूं तुमसे, और खुद क्यों समझी? फिर हम। उसी की तरह रणबीर ने जब ठोका तो उसने मुंह बनाया। आपको हग करके नींद अच्छी आती है? अकड़ लो हाँ। हम। और अगर मैं ये कहूं तब तो मुझे सिर्फ मतलब है ना? रणबीर ने कहा, जिस पर समृद्धि ने बुरी तरह से उसे घूरा। क्या उल्टा मुझे घूर रही हो? हटिए, सोने दीजिए मुझे। हाथ झटकती उससे दूर होती, समृद्धि की कमर पर बांह कसते रणबीर ने उसे करीब कर लिया। उसे अपने सीने से लगाते हुए उसने उसके सर को चूम लिया। तुम्हारा नहीं पता मेरी ज़रूरत तो हो तुम। रहने ही दो आप। वो नाराज़गी जताती उसके गले से चेहरा छिपाते हुए बोली और फिर आंखों को खोलकर उसे देखा। रणबीर के गले पर होंठ रखती समृद्धि ने कसकर उसे पकड़ा। वो उसकी छुअन महसूस कर जैसे सब भूल जाता। समृद्धि को बाहों में कसते हुए रणबीर ने आंखें अंध कर उसे करीब कर लिया। समृद्धि ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और अगले ही पल दांत घड़ाए। रणबीर ने आंखें भींची और अगले ही पल आंखें खोलकर उसे देखा। वो मुस्कुराकर उसे देखती हुई आंखें नचाकर शरारत में मुस्कुराई। रणबीर ने बांह कसकर उसे अपने ऊपर खींचकर कहा, ज्यादा शरारत सूझ रही है हम? समृद्धि ने उसके सीने पर सर रखकर कहा, हाँ। और अगर मैं अपनी पे आया तो कहोगी अपना मतलब? अरे, एक बात को लेकर आप सुनाते रहेंगे मुझे, वो मुंह बनाती हुई बोली। रणबीर ने उसकी पीठ पर बाहों को कसकर उसके सर को चूमते हुए कहा, हाँ, लड़ने के लिए कुछ चाहिए ना? समृद्धि ने उसे घूरा, फिर हंसती हुई उससे लिपटकर अपनी आंखें बंद कर ली। रणबीर ने उसे बाहों में जकड़ा। उसको भी अब जाकर सुकून मिला था। उसकी एक एक बात ठीक थी। उसने जो कहा सब सही ही था, कुछ गलत नहीं बोली थी वो, मगर इतना आसान भी ना था। सुबह जब रणबीर की आंख खुली वो उसके सामने थी। उसने घड़ी देखी, इस वक्त तक समृद्धि उठ जाती थी मगर आज अब तक सो रही थी। उसने धीरे से उसके माथे को छुआ और उसे बाहों में भरकर बोला, समृद्धि उठ जाओ। वो उसकी आवाज़ सुनकर कौनमुनाई। सर दुख रहा है मेरा, अलसाई सी आवाज़ में उसने कहा। रणबीर ने धीरे सा उसके सर को सहलाया। कुछ कहा नहीं, पर बाहर से आती उसकी माँ की आवाज़ें सुनती। समृद्धि अब खुद ही उठी। कोई नहीं, सो जाओ थोड़ी देर। वो उसे वापस अपनी बाहों के घेरे में लेता हुआ बोला। तो उसने उबासी लेकर घड़ी देखी। अब देर हो रही है, सब उठ गए होंगे। क्या हो रहा है तुम्हें हम? उसने नरमी से पूछा। कुछ नहीं, अच्छा सा नहीं लग रहा, वो जवाब देती हुई उठी। खुले बालों को ठीक करती हुई बिस्तर से उठी। रणबीर ने उसे जाते देखा, फिर उठकर कमरे का दरवाज़ा खोला। अम्मा, विमला काकी से कहकर चाय बनवा दे 2 कप। रणबीर ने माँ को देखकर कहा। सरोज जी ने उसे देखा। क्या हो गया इब? कुछ ना हुआ अम्मा, सर दर्द कर रहा है, उसका अभी आ रही है नहाकर, उसने जवाब दिया। तो सरोज जी ने कुछ नहीं कहा। बेटे को देखकर वो चुप होकर वहां से निकली। आजकल जरा शांत हुई थी, कम से कम उसे देखकर तो वो चुप सी रहती। घर का माहौल अब जरूर जरा शांत हुआ था। वो भी अपने काम और पढ़ाई को साथ मैनेज कर रही थी। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। इस घर में जिस तरह का माहौल था वो बदल जाना मुमकिन नहीं। किसी की सालों पुरानी सोच को बदल देना सिर्फ कहने में आसान लगता है। इस बात का एहसास समृद्धि को तब हुआ जब अपनी बीमार बेटी की हालत पर भी शिवकमल जी ने फिक्र न जताई। वो रणबीर के आने का इंतजार कर रही थी, जो इन दिनों कुछ ज्यादा ही परेशान था। कल रात से वो गया था और आज अब तक नहीं आया। एड़ी कुछ बोला रणबीर? सरोज जी ने पूछा। वो जताए ना, पर जरा फिक्र हो रही थी रीमा जी की, मगर ससुर के सामने खुलकर बोल ना सकी, इसलिए अब कमरे में आई। उसने फोन देखकर न में सर हिलाया। पता ना क्या हो गया, वाकई किस्मत खराब से आए। अम्मा, आपको तो जाना चाहिए था। बुआ जी के किडनी में परेशानी बता रहे हैं डॉक्टर, और उन्होंने कहा दादी को भी ऐसे ही हुआ था। और वो बोलते बोलते समृद्धि रुक गई। सरोज जी बिस्तर पर बैठी और पुरानी बातें याद कर बोली, क्या करें, हम भी मजबूर हो रहे सर। अम्मा का हाल तो बड़ा बुरा हुआ था, वाका छोरा भी सै बालक, इब भगवान ही मालिक सै। समृद्धि ने बहुत शांत होकर उनको बात करते बहुत कम ही देखा था।
वो एक बार फिर से बोली, आप बात करिए ना पापा जी से, अगर वो बोलेंगे तो बाबा मान जाए शायद, भाई तो बाप के बराबर होता है। कोई ना हो रहा बाप बराबर। किसी को ना पड़ी, किसी की बस कहने सुनने की बात होवे सै। घर से आगी बेटी बेइज्जती करा दे। उसकी किसी ने ना पड़ी रहती, वो तो रणबीर चला गया, इब घना क्लेश होगा। सरोज जी ने सच्चाई और ईमानदारी से कहा। जो सुनती समृद्धि बोली, आप तो कोशिश करेंगे, आपकी बात सुन ले तो ना तणे कै लागरा, म्हारे छोरे के जैसे हो रहे सही सारे आदमी। सरोज जी ने उसे देखकर कहा। और ये तंज था जो समझती समृद्धि ने मुंह बनाया। सुन ही ना ले, मेरी कोई नहीं सुनते वो। चल मणे ना सिखा, आ चल रोटी खा ले, फिर रणबीर के इंतजार में बैठी भूखी रह जाएगी। चल जरा मणे चाय भी दे देना, सोच सोच कर परेशान हो रही सूं। बिस्तर से उठते सरोज जी बोली तो वो उठकर उनके साथ बाहर आई। घर का दरवाज़ा खुला, रणबीर को देखते ही दोनों सास बहु तेज कदमों से उस ओर आई। अगले ही पल सामने देखकर वो दोनों ठहर सी गई। का दरवाज़ा खुला, रणबीर को देखते ही दोनों सास बहु तेज कदमों से उस ओर आई। अगले ही पल सामने देखकर वो दोनों ठहर सी गई। उन दोनों ने ही एक दूसरे को देखा। रणबीर के साथ एक लड़का था, उससे कद में जरा सा छोटा मगर काफी पला पतला। चेहरे पर एकदम हल्की सी दाढ़ी थी जो बता रही थी वो कम उम्र था। वो नागवार सा हुआ उसके साथ था। यहाँ कदम रखना भी राघव की चाहत नहीं थी, और अपनी माँ को अस्पताल में छोड़कर तो बिल्कुल नहीं। ये राघव है? समृद्धि ने पूछा तो सरोज जी के माथे पर शिकन आई। डरकर ससुर के कमरे की ओर देखा और दरवाज़ा खुला देखकर तो जैसे उसकी जान हलक में आ गई। हाँ, अभी यही रहेगा। बुआ के पास अस्पताल में भाई साहब आ गए थे तो इसे लेकर आ गया। 2 दिन से आराम नहीं किया, रणबीर ने कहा और उसके कंधे पर हाथ रखकर साथ चलने का इशारा किया। वो हवेली बहुत बड़ी थी जो उसने आज तक नहीं देखी थी, मगर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये छोरा यहाँ क्या कर रहा है? एकदम ही तेज आवाज में वो बोले। सरोज जी हिल सी गई। शिवकमल जी की आवाज इतनी तेज और गुस्से से भरी हुई थी कि सभी उठकर इकट्ठा हो गए। रणबीर के साथ बहन के बेटे को देखकर कुलदीप जी भड़के। इसको यहाँ क्यों लेकर आए हो? अपनी मनमानी करके चैन नहीं आया। रणबीर ने उसकी तरफ देखा। वो बच्चा इस वक्त अपनी माँ की वजह से वैसे ही भय परेशान था और यहाँ आना तक नहीं चाहता था, पर वो उसे जबरदस्ती लेकर आया। इस हालत में उसे अकेला छोड़ देना रणबीर को कहीं से भी ठीक नहीं लगा। मैंने कहा था आपको भैया, मुझे नहीं जाना, वो भी मुंह फेरता हुआ बोला। वो बेशक छोटा था मगर इतना भी नहीं कि उसे अपनी बेइज्जती ना समझ आए, और जिस घर में कदम रखते ही ऐसे बर्ताव किया जाए वो बेइज्जती से कम नहीं। तुम चलो, समृद्धि लेकर जाओ राघव को हमारे कमरे में, रणबीर ने कहा तो वो सर हिलाकर दुपट्टा ठीक करती हुई आगे हुई। तभी शिवकमल जी चीखें। रणबीर मारी बात का सुनाई। आरी तणे, आप सब जानते हैं पर फिर भी नहीं समझ आई तो बता देता हूँ। इसकी माँ और आपकी बेटी अस्पताल में भर्ती के, जिसकी हालत अभी ठीक नहीं, और इसका उनके अलावा कोई नहीं है। मैं नहीं छोड़ सकता। अगर इस घर में मेरा जरा सा भी हक है तो उस हक के नाते लेकर आया हूँ। आपके घर पर आपकी बेटी के हक के लिए नहीं लेकर आया, उसने सपाट से अंदाज में जवाब दिया, जो सुनकर शिवकमल जी ने उसे घूरते हुए देखा। कुलदीप जी गुस्से से बोले, बड़ी जबान चलने लगी। तेरी कौन सा हक है? तेरा इस घर में हम मर गए जो तू फैसले करने लगा? अपनी बहन के लिए तो मर ही गए हैं, आपने खुद कहा, तो बस मेरा ये फैसला उसी लिए है पापा। अगर आपको नहीं बर्दाश्त कोई बात नहीं, मैं अभी ही अपनी बीवी और उसके साथ यहाँ से चला जाता हूँ, उसने सीधे और सपाट अंदाज में जवाब दिया। जो बता गया वो ये घर छोड़कर जाने को तैयार था, मगर राघव को या अपनी बुआ को नहीं। इस बात के एहसास पर वो सबके सब चौंके। उसे देखती सरोज जी बोली, दिमाग छोड़ आया अस्पताल में, और ये घर छोड़ने की क्या धमकी है? वो घर से भागी हुई तेरे लिए बड़ा मायने रखने लगी। अब उसने इज्जत बर्बाद की, तब भी इज्जत बर्बाद करने के लिए होनी भी चाहिए। झूठी इज्जत का नाटक मत करिए। अपनी माँ की बात वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस बच्चे का जवाब सबको तिल मिला गया। राघव रणबीर की आवाज सुनकर चुप हो गया। उसने अपने पिता की तरफ देखकर कहा, इज्जत की परवाह मुझे भी थी और बहुत थी, पर मेरे लिए किसी की जान और रिश्ते से बढ़कर ये इज्जत नहीं है। आपको शर्मिंदगी होगी उनको अपनी बहन बताते में, पर मुझे नहीं। जहां रसोई तक औरतों का दायरा था, वहां उन्होंने अगर अपनी मर्जी से एक ऐसे आदमी से शादी की जिसने उनको किसी दायरे में बांधा नहीं, तो ये कुछ गलत नहीं था। अच्छा, तोतने लाग रहा सा हमारे इज्जत पे कालिक पोतकर जाकर सही की उसने।
मारे घर की औरतें खुश ना रहती कै। हाथ पैर मारकर गरीबी में जिंदगी जीना कै घना आज़ादी हो गया। शिवकमल जी ने कहा, जिस पर उसने कहा, बिल्कुल हो गया। इस घर में मेरी माँ की पहचान क्या है? कौन है वो? शिवकमल सिंह सहरावत की बहू, कुलदीप सिंह सहरावत की पत्नी, राजबीर और रणबीर की माँ। और क्या है वो? बेटे की बात सुनती सरोज जी एकदम ही चुप्पी साध गई। क्या पहचान है आपकी छोटी बहू की सिवाय इस घर के? क्या पहचान है इस घर में रहने वाली हर एक औरत की? मगर वो रीमा अपने दम पर है, ना ही किसी के पहचान की मोहताज है, ना ही किसी के साथ की, अपने दम पर जीती है। और एक बाप के लिए ये सबसे ज्यादा गर्व की बात होनी चाहिए। पर नहीं, आपको समाज को खुश करना है जिसे पड़ी ही नहीं। बहुत देख लिया बाबा, अब बस कर दो। नहीं कर सकते मत करो, पर मेरे को रोकने की गलती मत करना। वो आज चुप नहीं हुआ बल्कि सच्चाई का आईना दिखाया। समृद्धि ने एक गहरी सांस ली। उसने राघव की तरफ देखा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगी। बहू सुनाई नहीं आया था? कुलदीप जी ने ठीक ही तेज आवाज में कहा। माँ से बात नहीं कर रहे हैं पापा आप? अगर उससे इज्जत की चाहत है तो पेश भी आइए, वो बीच में ही बोला। बेटे की बात पर वो ठीक ही तेज नजरों से उसे घूरने लगे। भाई साहब, पाऊ जी बच्चा है, बच्चे तो सबके सांझे होते हैं। हमारी रीमा मतलब बच्चे से क्या बैर? सुगना जी ने भी कहा। राघव को लेकर जाती समृद्धि बोली, हालत नहीं इस वक्त ये इन बातों की जरा सा इंसानियत दी खा दीजिए। अपने ना सही लोग दूसरों का भी इससे ज्यादा सोच लेते हैं। वो राघव को अपने कमरे की तरफ लिए बढ़ गई। घर का माहौल गंभीर हो गया था। रणबीर की बातें शिवकमल जी और कुलदीप जी के गुस्से को बढ़ाने के लिए बहुत थी, मगर आज वो सुनना नहीं चाहता था। राघव को लेकर समृद्धि चली गई। रणबीर, समृद्धि और सुगना जी, सबकी बातों का असर था। वो गुस्से का घूंट पीकर रह गए। आजकल बीवी की बोली बोलने लगे हो तुम रणबीर, उसने पापा ने सुनाया। जो सुनकर उसने रुक कर उनकी तरफ देखा। शायद और अगर आपको लगता है तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। वो घूरकर उसे देखने लगे। समृद्धि ने कमरे से आते ही सर पर रखा दुपट्टा हटाकर राघव का हाथ छोड़ा। वो सहज नहीं लग रहा था। ओ कि यहां आने के बाद हुआ उस हिसाब से गलत भी नहीं। तुम अनकंफर्टेबल फील मत करो, बैठो यहां, उसने उसे देखकर कहा, जो अब तक चुप सा था। उसे देखकर उसने धीरे से कहा, मैं यहां नहीं रुकना चाहता। माँ की तबीयत अचानक खराब हुई थी। रणबीर भैया के अलावा किसी का पता नहीं था, तभी उनको फोन किया। समृद्धि को समझ आ रहा था वो बच्चा इस वक्त कैसा महसूस कर रहा था। उसने धीरे से उसके गाल को छूकर प्यार से कहा, चिंता मत करो, यहां पर कोई ना हो तुम्हारे भैया समझते हैं, और बुआ जी भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। बाबा जरा गुस्से वाले हैं, उनकी बात पर ध्यान मत दो। तुम जाओ, मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। वो कुछ बोला नहीं, थकान भी थी, इसलिए समृद्धि से पूछकर बाथरूम में जा घुसा। वो एक गहरी सांस लेती खुद में बोली, चलो कम से कम कुछ तो बोले, जो जरूरी भी था। सबकी मर्जी से खिलाफ ही सही वो इस समय डटकर खड़ा था, जिसकी वजह से कोई कुछ नहीं कह सका। मगर अपने बाबा और पापा का गुस्सा और नाराजगी भी उसे समझ आ रही थी। अपनी मनमानी चलाने लगा है, कर जो करना है, मगर याद रखना वो मर भी जाए हमको मतलब नहीं। वो नफरत से बोले और रणबीर चौंका। अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द वो सोच भी कैसे सकते थे। उनकी बात सुनते ही सरोजी बोली, बापू ना बोलो ऐसी बातें। बहू की तरफ देखकर वो गुस्से से अपने कमरे में गए। वो अब एक गहरी सांस लेता हुआ वहां से अपने कमरे की ओर जाने लगा। रणबीर, ठीक से रीमा? अम्मा मत पूछ, ना बताना ही ठीक है यहाँ, उसने जवाब दिया। उसे बहुत गुस्सा आया था। अपने बाबा की बात सुनकर बाहर आती समृद्धि भी हैरत में थी। दोनों की नज़र एक दूसरे पर आई। उसने हल्के से गर्दन हिलाई तो रणबीर अपने कमरे में चला गया। राघव को देखकर उसने कहा, आजा बैठ, तेरी भाभी आ रही है खाना लेकर। मुझे नहीं रुकना यहाँ, मैं अपने घर चला जाऊंगा, उसने जवाब दिया। यहाँ रुकना नहीं चाहता था। रणबीर ने कंधे पर हाथ रखा। हर जगह गुस्सा काम नहीं आता, आराम कर अभी तू, उसे बैठने का कहकर वो बाथरूम में जा घुसा। राघव ने उस कमरे को देखा। एक कमरे के आगे उसका पूरा घर कुछ ना था। समृद्धि खाना लेकर आई, उसने प्लेट रखी, फिर अलमारी से रणबीर का पजामा और थॉट टी शर्ट निकालकर उसे दी। थोड़े बड़े आएंगे पर कपड़े बदल लो, अच्छा लगेगा। उसने सर हिलाया। रणबीर के कपड़े लिए उसके आते ही वो कपड़े बदलने गया। समृद्धि ने बाहर आए रणबीर की तरफ देखा। सब ठीक है? भाई साहब कब गए वहां? पता नहीं,
खुद ही फ़ोन किया, फिर पहुंच गए, रणबीर ने जवाब दिया। सोफे पर आकर बैठते हुए उसने अपनी कमर सीधी कर उसने सर सोफे से लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है ना सब? पता नहीं, अभी लगेगा वक्त तो, रणबीर ने आंखें खोलकर जवाब दिया। राघव बाहर आया तो दोनों की थाली समृद्धि लगाने लगी। आपने खाया? उसने पूछा तो समृद्धि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खा रही हूं, तुम खाओ पहले। रणबीर और समृद्धि ने उसका ध्यान रखा, उसे पलंग पर रणबीर के साथ सोने का कहकर वो बिस्तर लगाने लगी। भाभी नहीं, आप मेरी वजह से परेशान मत होइए, मैं, राघव ने धीरे से कहा ही कि वो बोली, चुप करो और आराम से सो जाओ। रणबीर और राघव दोनों ही बहुत थके हुए थे, उनको कब नींद आई पता नहीं चला। समृद्धि ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और लाइट्स बंद करती हुई जमीन पर बिछे बिस्तर पर आकर लेटी। आज जो हुआ था वो सब याद आने लगा। इस घर में लोग जैसे थे, उसके बाद रणबीर का रवैया जैसे आज बयां कर गया, उसकी सोच कब ऐसी थी। अगली सुबह वो वक्त पर उठी। रणबीर की भी आंख खुली पर राघव सो रहा था। दोनों ने ही उसे डिस्टर्ब नहीं किया। थोड़ी कड़क सी चाय बनाना, रणबीर धीमी आवाज में बोला। वो सर हिलाकर चली गई। बाहर सरोज जी पहले ही जाग चुकी थी, उसे देखते ही पूछा, छोरा सो रहा है क्या? हाँ अम्मा, अभी सो रहा है, थका हुआ है, बच्चा है, अभी नहीं उठाती। हाँ रहने दें, सोने दे, रणबीर ने बताई। रीमा के बारे में कुछ उन्होंने पूछा, जो सुनकर उसने ना में सर हिलाया। वो उसके लिए परेशान थी, मगर पति और ससुर के आगे कुछ नहीं कह सकती थी। उनकी परवाह वो देख सकती थी। वो वहां से रसोई में जा घुसी। पता ना क्या हो रहा है, सरोज जी भी बड़बड़ाई। वो कमरे से निकलते बेटे को देखकर उसके पास आ गई। क्या हुआ, ठीक हो जावेगी? अम्मा फिक्र मत दिखा, यहाँ किसी ने नहीं पड़ी। वो कुछ उखड़े हुए अंदाज में बोलता हुआ बाहर आया। रणबीर, लड़का बहुत बोलता है, उसके पापा को प्रॉब्लम होगी। अम्मा मत कर दिमाग मेरा अभी, उनकी कल की बात के बाद मुझे नहीं पड़ी। अगर मरे बेटी तब फर्क नहीं पड़ता, रहने दें उनको इस झूठी इज्जत के साथ। रणबीर ने गुस्से से कहा। कल रात उसके दादा ने जो बात की वो उसे गुस्सा दिला गई। सर ओ जी बेटे को देखती रही, वो भी वैसा ही था, उसमें आया ये बदलाव उनको समझ नहीं आया। वो उसे देखती रही। इब्तने घनी फिक्र हो रही से। सही बोल रहा, तेरा बापू लुगाई की जबान बोलने लगा। अपनी माँ की बात सुनकर रणबीर ने अपनी माँ को देखा। सर झटकता हुआ वो रसोई की तरफ बढ़ गया। रणबीर, लड़का बहुत बोलता है, उसके पापा को प्रॉब्लम होगी। अम्मा मत कर दिमाग मेरा अभी, उनकी कल की बात के बाद मुझे नहीं पड़ी। अगर मरे बेटी तब फर्क नहीं पड़ता, रहने दें उनको इस झूठी इज्जत के साथ। रणबीर ने गुस्से से कहा। कल रात उसके दादा ने जो बात की वो उसे गुस्सा दिला गई। सर ओ जी बेटे को देखती रही, वो भी वैसा ही था, उसमें आया ये बदलाव उनको समझ नहीं आया। वो उसे देखती रही। इब्तने घनी फिक्र हो रही। सही बोल रहा, तेरा बापू लुगाई की जबान बोलने लग। अपनी माँ की बात सुनकर रणबीर ने अपनी माँ को देखा। सर झटकता हुआ वो रसोई की तरफ बढ़ गया। क्या लेंगे? उसे दरवाजे पर देखकर उसने पूछा तो बोला, थोड़ा गर्म पानी करती हूँ। जवाब देकर गैस पर बर्तन रखकर वो उसे देखने लगा, जो थका हुआ सा चला गया। रणबीर जब से गया था तब से कल रात आया, और यहाँ आने के बाद भी इतना तमाशा, फिर सुबह उठ भी गया। वो थक गया होगा, ये सोचकर उसके लिए चाय बनने रखी। सुनिए, वो जाने ही लगा था कि उसने आवाज दी। बोलो, अभी कब तक जाएंगे? और राघव, बस निकलना है मुझे राघव, अभी सोया है, उठेंगे तब फोन करना, आ जाऊंगा लेने, या भाई साहब से कहकर भिजवा देना, रणबीर ने जवाब दिया, जिस पर उसने हामी जताई। समृद्धि फौरन हाथों में तेजी ले आई। घर में काम करने वाली औरतों में अक्सर ये सुपर पावर आ ही जाती है। उसने बहुत जल्दी ही उसने लिए नाश्ता बनाया और चाय के साथ लेकर कमरे में आई। रणबीर बिना आवाज के खामोशी से नाश्ता करने लगा। उसे पता था जब वो राघव को लेकर आया या जब वो अपनी बुआ की मदद के लिए गया, तब भी अंदाजा था इस बात को लेकर बहुत बातें बनेंगी। उसे जो उम्मीद थी वही हुआ भी, मगर शिवकमल जी की नफरत भरी उन बातों का उसे बेहद बुरा लगा। एक पिता हो कर वो अपनी ही बेटी के लिए ऐसा कैसे कह सकते थे? राघव उठेंगे तो मैं संभाल लूंगी, आप आराम से जाइए। उसकी बांह पर हाथ रखकर समृद्धि ने बहुत ही धीमी आवाज में आराम से कहा। रणबीर ने एक नज़र उस पर डाली।
वो अपने घर में अपने बड़ों खासकर सिर्फ बाबा और पापा की हर एक बात मानने वाला इंसान था। उसे संभाल लेने का कहने वाला कोई मिला नहीं, क्योंकि सबको पता था वो संभाल लेगा। पर अब जब उसने ये कहा तब एक अजीब सा एहसास हुआ। जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो संभाल लेने का कहने का ये महज कुछ अल्फाज ही होते हैं, पर सुनने वाले को जो महसूस होता है वो बयां नहीं किया जा सकता। ऐसा ही इस समय उसे महसूस हुआ, जैसे सब संभल जाएगा। आराम से नाश्ता करिए, राघव का मैं देख लूंगी, और भाई साहब आएंगे तो भेज दूंगी। अगर जिद करेगा नहीं तो घर पर रहने देते हैं, बच्चा है, बहुत असर पड़ रहा है उस पर। वो धीमी ही आवाज में बोली, ताकि वो नींद से ना जागे। रणबीर ने भी बीवी की बात सुनकर सिर्फ गर्दन हिलाई। यहां उसका रहना भी ठीक नहीं था, पर इस मुश्किल में उस अकेले बच्चे को छोड़ देना उसके लिए मुमकिन नहीं था। खून के रिश्ते का लगाव, अपनापन, धीरे धीरे होता लगाव, ये जो भी था रणबीर के लिए उसे छोड़ देना मुश्किल था, मगर लगा उसे घर भी नहीं लाना चाहिए था। उसने नाश्ता किया और उठा। गाड़ी की चाबी और उसका पर्स लिए वो सामने थी। रणबीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा। कभी कभी उसकी झल्ली, बेवकूफ, लड़ाकू बीवी सबसे ज्यादा समझदार हो जाती थी। उसने चाबी लेकर पर्स पकड़ते हुए कहा, थोड़े दिन की बात है, तुम्हें ज्यादा असर नहीं पड़ेगा पढ़ाई पर, फिर नहीं तो अपने घर चली जाना एग्जाम तक के लिए। आप उसकी चिंता मत करिए, मैं कर लूंगी। एक बार दिया है, आइडिया है और पढ़ाई हो जाती है। अभी दिन में भी लाडो के साथ चाची बड़ी मदद करती है। आप आराम से बेफिक्र होकर जाइए, उसने कहा। तो रणबीर ने वॉलेट से कुछ नोट निकाल कर दिए। राघव अगर जाने की बात करें तो देख लेना, और कुछ जरूरी लगे तो रखो अपने पास। शायद मैं आज ना आ पाऊं, और समृद्धि किसी की बात का तुम जवाब मत देना प्लीज। समृद्धि ये सुनकर उसकी तरफ देखने लगी। वो जब ये कहता तब उसे गुस्सा आने लगता था। अभी वो खुद सबसे लड़ गया था, फिर भी उसे कह रहा था, ठीक है, देखो मैं अपने लिए सुन सकता हूँ, मुझे पता है सब क्या है, कैसे हैं, तुमसे कोई बदतमीजी कर मुझे नहीं पसंद तो थोड़ा ध्यान हमें खुद रखना चाहिए। बाकी कुछ परेशानी हो कॉल करना, रणबीर ने समझाते हुए बहुत नरमी से कहा। वो मुस्कुराकर सर हिला गई। हम कभी कभी किसी को समझ नहीं पाते, दो लोगों का ई सोच एक सी हो ही नहीं सकती, और यही वजह थी जो वो चिढ़ जाती, मगर आज सिर्फ उसका नजरिया समझने की कोशिश कर रही थी। आप ना आराम से जाइए, उसने कहा, तो वो भी कुछ निश्चित होता निकला। राघव को वो लेकर ही उसके भरोसे आया था, अब तो निश्चित था वो देख लेगी। समृद्धि ने सोते हुए राघव पर नजर डाली। वो बच्चा ही था अभी। जब सब कुछ खुद पर पड़े तो नींद चैन सब खत्म हो जाता है, मगर शायद रणबीर के साथ के एहसास ने उसे राहत दी थी, तभी वो चैन से सो रहा था। कमरे की खिड़की बंद करती समृद्धि ने पर्दे लगाए, सारी लाइट्स बंद की और उसे सोता हुआ छोड़कर निकल गई। रणबीर के चलते शिवकमल जी और कुलदीप जी खफरा थे। घर का माहौल गंभीर रहा, मगर कोई शोर नहीं हुआ। तभी राघव को उठते 11 बजे। जब उठा कमरे में रणबीर को ना देखकर खड़ा हुआ। उसकी नजरें उसे ढूंढ रही थी, तब तक आती हुई समृद्धि नजर आई। खाने की थाली रखकर वो मुंह स्कुराकर बोली, उठ गए तुम, जाओ नहा लो, तुम्हारे कल वाले कपड़े धोकर सुखा दिए हैं। भाभी भैया कहाँ है? माँ के पास जाना था, देर हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, तुम्हारे दोनों भैया अभी वहीं हैं, जाओ पहले नहाओ खाओ, फिर बात कराती हूँ, समृद्धि ने कहा। तो वो उसकी तरफ देखता रहा, फिर वो बाथरूम में जा घुसा। परिवार का एहसास नहीं हुआ था उसे, पर रणबीर इस वक्त अकेला ढाल बना खड़ा था। राघव के बाहर आते ही समृद्धि ने उसे बैठने के लिए कहा। वो उसके बाल ठीक करती हुई बोली, अभी 11वीं में गए हो ना तुम? हाँ। समृद्धि ने खाने की थाली उसके सामने की। वो अपनी माँ के लिए परेशान लग रहा था, जो उसे समझ आ रहा था। ठीक हो जाएंगी तुम्हारी माँ एकदम, उसने कहा। तो वो बोला, इतनी बदुआएं लगेंगी, फिर क्या होगा? मेरे पापा की मौत बहुत अचानक हुई, एक एक्सीडेंट में 4 लोग घायल हुए, सबको चोट लगी, मगर सब बच गए, सिर्फ मेरे पापा के अलावा। मेरी माँ को रोता नहीं देखा मैंने, पर उस दिन वो बहुत रोई थी और मैं बहुत छोटा था, अब भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो थक गई होगी ना, सब अकेले संभालते संभालते। उसकी बात सुनकर समृद्धि का मन भारी हो गया, हल्के आंसू आंखों में आ गए। ठीक हो जाएंगी तुम्हारी माँ एकदम, उसने कहा। तो वो बोला, इतनी बद्दुआएं लगेंगी, फिर क्या होगा? मेरे पापा की मौत बहुत अचानक हुई, एक एक्सीडेंट में 4 लोग घायल हुए, सबको चोट लगी, मगर सब बच गए, सिर्फ मेरे पापा के अलावा।
मेरी माँ को रोता नहीं देखा मैंने, पर उस दिन वो बहुत रोई थी और मैं बहुत छोटा था, अब भी कुछ नहीं कर पा रहा आहूँ। वो थक गई होगी न, सब अकेले संभालते संभालते। उसकी बात सुनकर समृद्धि का मन भारी हो गया, हल्के आंसू आंखों में आ गए। उसने उसकी ओर देखा, खुद को संभालकर वो मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, और वो भी बहुत स्ट्रांग है, सब अच्छा होगा। उसके सर पर हाथ फेरकर वो उसे खिलाने लगी। समृद्धि की जिद पर उसने खाना भी आराम से खाया। तुम नहीं जानते हैं, बच्चे हो, यहाँ पर लोग अपनी इज्जत से जो यादा और कुछ नहीं सोचते हैं। जो उस वक्त हुआ बड़ी बात थी, धीरे धीरे शायद उनकी नफरत भी खत्म हो जाएगी। कोई भी खुश नहीं रहता अपने माँ बाप को दुखी करके। एक दिन नहीं बीतता जब मम्मी उनको याद नहीं करती, मगर क्या ये गलत नहीं, अपनी झूठी इज्जत के चलते किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। राघव की बात सुनकर समृद्धि फीका सा मुस्कुराई। सब नहीं समझते ये, तुम थोड़ा आराम करो वरना बीमार पड़ जाओगे। रणबीर डॉक्टर से बात कर बाहर आया। राजबीर को अब भी वहां देखकर रुका। घर लेकर जाएगा क्या? राजबीर ने पूछा, जिस पर उसने जवाब दिया, नहीं, अभी अच्छी देखभाल की जरूरत है, घर लेकर चल ले सही रहेगा। राजबीर ने अपनी राय दी, जो सुनकर रणबीर ने कहा, जहां मरने की बात करने वाले हो वहां लेकर क्या जाना। भाई साहब रहने दीजिए, नहीं लेकर जाएंगे, मैं उनको उनके घर छोड़ूंगा, वहां नर्स रख देंगे उनकी देखभाल के लिए। क्या हो गया, तमाशा लगा रहेगा वहां तो छोड़। नहीं, छोड़ने की बात नहीं है, बाबा ने मर भी जाए मुझे नहीं पड़ी, वैसे घर में ले जाकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। मैं कर रहा हूं बात, कल तक जब डिस्चार्ज मिलेगा मैं नर्स रख दूंगा, रणबीर ने गंभीरता से कहा। उसकी बात सुनकर राजबीर ने सर झटका, घर के ये नाटक सी उसकी समझ से परे थे। चल ठीक है, और डॉक्टर ने क्या कही? ठीक है, नहीं बस अभी ठीक है, किडनी में परेशानी है, दवाई चलेगी, लंबी परहेज रखना होगा, रणबीर ने जवाब दिया। तो राजबीर अफसोस से बोला, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, संभाल लेंगी, रणबीर ने जवाब दिया। फिर उसकी तरफ देखकर बोला, आप घर जाओ, राघव को कहना ठीक है वरना परेशान होगा, यहां मैं हूं, वो घर पर रहे, अभी तो ठीक है, बच्चा है परेशान हो जाएगा। राघव को समृद्धि ने संभाल लिया था। राजबीर के आने पर, अपनी मां के ठीक होने की खबर मिलने पर उसे राहत मिली। समृद्धि ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और दुपट्टा मुंह पर आगे करती हुई अंदर आई। चाय नाश्ता कर लीजिए, मैं गर्म रोटी बनाकर खाना लेकर आती हूँ, उसने आहिस्ता से कहा। टेबल पर ट्रे रखकर सीधी हुई वो जाने लगी, फिर रुक गई। भाई साहब, बुआ जी ठीक है? अभी नहीं, चलेगी दवा, लंबी, लगभग जीवन भर परहेज पर रहेगी, राजबीर ने जवाब दिया, जो सुनकर समृद्धि का मन दुखी हो गया। अपना दुपट्टा संभाले बाहर आई और रसोई में लग गई। कल से वो भी घर नहीं आया था, ढंग से खाया नहीं होगा, इसलिए उसने बिना थकान और गर्मी की परवाह किए उसके लिए गर्मागर्म रोटी बनाकर थाली लगाई। इब क्या करन बैठ गई। सरोज जी रसोई में आती बोली, जो सुनकर उसने कहा, भाई साहब आए हैं, उनके लिए रोटी बन आ रही थी, चूल्हे पर नहीं बनती, अभी मेरे से धूप भी तेज है, इसलिए यही बना दी, कोई ना गर्म बना दी खा लेगा, रीमा की पूछी रणबीर से। सरोज जी ने कहा तो वो उदास सी बोली, दिक्कत तो है, मैं उनसे बात नहीं कर पाई और भाई साहब से ज्यादा पूछी नहीं, आप जाइए, पूछ भी लेना और खाना भी दे दीजिएगा। हाँ चल मैं जाऊं सो, सरोज जी ने कहा और वो फौरन वहां से बेटे के लिए खाना लेकर गई। समृद्धि ने सर हिलाया, परवाह हभी होगी मगर मुंह से बोल नहीं सकती। अगर अम्मा ने कहीं होती, बाबा को समझाया, फिर आसान होता। राजबीर खाना खा रहा था, पास बैठी सरोज जी को बेटे की बात सुनकर जैसे बेहद बुरा लगा। अम्मा ने भी घना परहेज पे रखा, पर म्हारे को लग रहा से कैसे करेगी वो, बालक ही से छोरा भी। रणबीर ने के कहीं लेकर आवेगा कै? उन्होंने आखिर में बहुत तरसते हुए बेटे को देखकर पूछा। माँ की बात पर खाते हुए राजबीर ने जवाब दिया, ना अम्मा, रणबीर ने मना की है कै? रहा था, बाबा ने मरने की बात की, यहाँ नहीं लेकर आएगा, वो देख लेंगी खुद ही अपना। सरोज जी अफसोस से कुछ कह ना सकी, मन बहुत परेशान था। वो रीमा जी का सोच रही थी। जब वो यहाँ आई थी तब उनके बेटे राजबीर से वो वहीं 10 साल बड़ी थी, तो उनका बचपन भी बहुत करीब से देखा था। औरत के अंदर ममता एक ऐसा एहसास होता है जो किसी के लिए भी उमड़ जाए, फिर वो भी बच्चे जैसी थी। दिल भारी भी हुआ, मगर उनका सख्त अंदाज दिखा था कहाँ कुछ। मैं तो बहुत बाद में आई, दीदी ने बहुत किया,
रीमा का अम्मा के साथ लगी रहती थी। कहती नहीं पर परेशान होंगी वो उसके लिए। सुगना जी, समृद्धि से सब सुनकर अफसोस से बोली। समृद्धि को भी सरोज जी का रवैया याद आया। हाँ चाची, लगता तो है माया से बात हुई तेरी? हाँ, उनकी भी डिलीवरी की डेट है, 4-5 दिन में भाई साहब जाएंगे या नहीं पता नहीं, उसने कहा। जिस पर वो बोली, ऐसे कैसे ना जावेगा, इतनी मुश्किल से ये दिन आया, सब जाएंगे। समृद्धि ने हल्का सा मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर ध्यान रणबीर पर जा रहा था। वो बेहद परेशान होगा, इस समय ये सोचकर वो परेशान हो रही थी। भाभी, धीमी सी आवाज आई। राघव को देखते ही वो संभली और सुगना जी ने उसे देखा। वो बोला, पानी चाहिए था। लो। समृद्धि ने पानी दिया। पानी पीते राघव को देखती सुगना जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। भगवान लंबी उम्र दे तणे। उसने पानी का ग्लास रखकर उनके पांव छू लिए तो उन्होंने उसको आशीर्वाद देकर सर चूमा। आंखों में नमी आ गई। जानता भी से किसी ने? मम्मी सबकी बात किए बिना रहती ही नहीं, उसने जवाब दिया तो सुगना जी नम आंखों से मुस्कुराई। घर में सबकी लाडली थी वो। समृद्धि भावुक हुई। राघव ने खुद को संभाला और उसकी ओर देखकर कहा, भाभी आप थकी हुई लग रही हो, चाय पियोगी? बना दूं मैं? तुम आती है? वो जरा चौंकी तो उसने जवाब दिया, हाँ थोड़ा बहुत खाना भी बना लेता हूँ, आप बैठो, बस मुझे बताओ। मैं बनाता हूँ। हमेशा लगी हुई हो, थक गई होगी मम्मी को भी इतनी देर नहीं रहने देता मैं रसोई में। उसकी बात सुनकर समृद्धि के लबों पर एक मुस्कान आ गई। वाह, छोटू सब सिखाया है माँ ने। बस ऐसे ही मुझे भी लगता है, बेटों को सब सिखाना चाहिए, राजा बेटा बनाकर रसोई से दूर नहीं करना चाहिए। उसने हंस कर कहा। दूर खड़ी सरोज जी, जो अब तक सब देख और सुन रही थी, वो बहू की बात सुनकर उसे घूरने लगी और अनायास ही अब समृद्धि की नज़र उन पर पड़ी तो उसने होंठ दबाए। लो गई, अब मैं। भाभी आप थकी हुई लग रही हो, चाय पियोगी? बना दूं मैं? तुम आती है? वो जरा चौंकी तो उसने जवाब दिया, हाँ थोड़ा बहुत खाना भी बना लेता हूँ, आप बैठो, बस मुझे बताओ, मैं बनाता हूँ। हमेशा लगी हुई हो, थक गई होगी मम्मी को भी इतनी देर नहीं रहने देता मैं रसोई में। उसकी बात सुनकर समृद्धि के लबों पर एक मुस्कान आ गई। वाह, छोटू सब सिखाया है माँ ने। बस ऐसे ही मुझे भी लगता है, बेटों को सब सिखाना चाहिए, राजा बेटा बनाकर रसोई से दूर नहीं करना चाहिए। उसने हंसकर कहा। दूर खड़ी सरोज जी, जो अब तक सब देख और सुन रही थी, वो भाव की बात सुनकर उसे घूरने लगी और अनायास ही अब समृद्धि की नज़र उन पर पड़ी तो उसने होंठ दबाए। लो गई, अब मैं। सरोज जी की ठीक ही नज़र उस पर ही थी। वो उसे घूरती हुई पास आकर बोली, ना तो तू कह चाहे से म्हारा बेटा तने बनाकर खिलावे कै? उनकी बात सुनकर उसने मुंह बनाया और बड़बड़ाई। चाय बनानी तो मैंने सीखा ही, बस आप सब नहीं होते तो पूरा किचन में ट्रेन कर देती मैं, पर ये सपना ही रहेगा। कै बड़बड़ाई रीस है? सरोज जी ने कहा तो वो बोली, कुछ नहीं अम्मा, मैं तो बस राघव की बात सुनकर कह रही थी। अच्छा है ना, बुआ जी ने उसे सब सिखाया है, आना चाहिए वहीं। हाँ, तो उसने सिखाया तो तने कै लाग रहा से घर में लुगाई के रहते म्हारे छोड़े काम करें? सरोज जी की बात सुनकर समृद्धि ने चुप हो जाना ही सही समझा। वो अब राघव को देखकर बोली, और तने भी कोई जरूरत ना लाग रही रसोई में चाय बनाने की, छोरे कुछ चाहिए तो मणे कह दे, अभी बना सकूं। नहीं भाभी, बहुत देर से लगी है, सुबह उठने के बाद से एक बार नहीं आराम किया, इतनी गर्मी है। आप बैठिए, मैं करता हूं, मुझे आदत है, राघव ने जवाब दिया। समृद्धि हल्का सा मुस्कुरा दी। इस घर में पूरे दिन लगे रहने पर भी कोई नहीं समझता था, मगर वो बच्चा बहुत समझदार था। अपनी जिद के चलते उसने सामान पूछकर चाय बनाई। कप लिए उसने समृद्धि को पहले देना चाहा तो आंखों के इशारे से उसने सरोज जी का इशारा किया। उसने अब उन दोनों को पहले चाय दी, फिर उसे। तुम ना बहुत प्यारे समझदार हो, उसने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा। रणबीर अपनी बुआ के पास अस्पताल में ही था। वो उनके पास आकर बैठा। रीमा जी की नज़रों ने अपने बेटे को तलाशा, मगर इस समय वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। राघव, उन्होंने धीरे से पूछा। बुआ की बात सुनकर उसने आहिस्ता से कहा, घर पर है राघव, मैं उसे घर छोड़ आया था, अभी वहीं है। अच्छा, चल, अकेला होगा बेटा, बात करवा दें। अभी रुकिए, आप बात करवा दूंगा, अकेला नहीं है, समृद्धि है, देखती रहेगी, रणबीर ने जवाब दिया, जो सुनकर रीमा जी ने कुछ हैरत से उसे देखा। घर पर बापू?
आप अभी मत सोचिए, सब ठीक है, रणबीर ने जवाब दिया। रीमा जी को जैसे यकीन नहीं हो रहा था उनका बेटा उनके घर पर था। रणबीर इस वक्त वह यीन रुका। अगले दिन सारा पेपर्स वर्क पूरा कर डॉक्टर से सलाह ली और एक नर्स रखकर उनको घर लेकर आया। राघव माँ को ठीक देखकर अब जाकर कुछ राहत महसूस कर रहा था। भैया माँ, ठीक है ना, डॉक्टर ने कुछ कहा? अभी ठीक है, दवा चलेगी, सही रहेंगी, और घर पर ये नर्स रहेंगी ध्यान रखने के लिए, और मैंने एक औरत और रखवाई है घर के काम के लिए, तू ध्यान रख लेगा ही, रणबीर ने कहा तो उसने हामी भरी। ना ना बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी काम धाम, रीमा जी ने कहा। वो बेवजह के खर्चे नहीं चाहती थी, जो बात उसे भी पता था। उसने उनको देखा, फिर उनके पास कदमों में आकर बैठते हुए कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नर्स और कामवाली की जरूरत है, अभी मदद नहीं कर रहा हूं, आप कर लोगी, पर मैं इतना भी नहीं कर सकता आपके लिए। बुआ, आपको आदत है सब खुद मैनेज करने की, मगर इस वक्त मैं आपकी कुछ नहीं सुनने वाला। रणबीर की बात सुनती रीमा जी की पलकें भींग गई। सालों से वो सब कुछ खुद ही कर रही थी, कोई नहीं था उनके साथ जो कहे वो उसके साथ। उसकी बात सुनती वो उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, बड़ा हो गया मेरा छोटा सा बच्चा, बेटा इसकी जरूरत। कहा ना आपको कुछ नहीं कहना। मैं समृद्धि को छोड़ जाता, मगर अभी भाभी नहीं है, घर में सब नाटक शुरू कर देंगे, उसने आहिस्ता से कहा। बात यही थी जिसके आगे वो कुछ नहीं कर सकता था। राघव उसे देख रहा था। समृद्धि और रणबीर ने बहुत सहारा दिया था। राजबीर ज्यादा कुछ कहता नहीं मगर खड़ा था। मम्मी ये तो है, उस घर में एक काम नहीं होता है भाभी के बिना। सुबह से उठती है तब से लगी रहती है साथ में पढ़ाई, फिर आपके घर के सारे लोग, खासकर वो आपके पापा, बड़े भाई और भाभी हर बात के लिए उनका वही याद करते हैं। इतना बड़ा घर, नौकर भी है, पर फिर भी सबको 2 मिनट उनको चैन से नहीं रहने देना। राघव जो 2 दिन से ये सब देख रहा था उसने कहा। उसकी बात सुनकर रीमा जी और रणबीर चुप से हो गए। उस घर में वो भी रही थी, वहां का सब कुछ उन्होंने देख रखा था। समृद्धि रणबीर के आने के इंतजार में बैठी हुई थी। सर पकड़कर एक गहरी सांस ली और दवा लेती हुई आंख बंद करके पलंग से सर लगाया। एरी छोरी, सरोज जी की आवाज सुनकर फौरन ही उठी। उन्होंने उसे देखकर दूध का ग्लास रखा। घर में हल्दी वाला दूध है, पी लेना, अब नखरे न करना कि म्हणे दूध पीकर उल्टी आवे से। अम्मा नहीं, मन नहीं हो रहा है, वो तो बस जरा सा थकान लगी तभी गिर गई थी, ठीक है ना लगी ना, मारी बात काटे बिना चैन कोणी आवे तणे। वो एकदम गुस्से से उसे घूरकर बोली तो उसका मुंह बन गया। अम्मा नहीं, मन नहीं हो रहा है, वो तो बस जरा सा थकान लगी तभी गिर गई थी, ठीक है ना लगी न, मारी बात काटे बिना चैन कोणी आवे तणे। वो एकदम गुस्से से उसे घूरकर बोली तो उसका मुंह बन गया। सरोज जी के इशारे पर उसने दूध का ग्लास उठा लिया तो वो भी बोली, ना, देखकर चला जा रहा से एक काम करेगी 10 बार गिरेगी। बिना सुनाए उनका काम नहीं होता था। समृद्धि को सुनाकर वो वहां से चली गई और उसने दूध के ग्लास को जैसे तैसे खत्म किया। सारा ध्यान रणबीर पर था, जाने कब आएगा। समृद्धि उसके इंतजार में थी। काफी देर बाद हल्की सी आहट हुई, जो सुनते ही वो उठी। रणब ईर ही था, जिसे देखकर उसे राहत सी मिली। कल का गया, वो अब लौट रहा था, एकदम सामान्य सा, पर वो उसकी थकान की चिंता किए फौरन उठी। आ गए आप? नहीं, अभी लगेगा वक्त, रणबीर ने जवाब दिया तो एक पल को मुंह बना। उसके कपड़ों से आती महक की वजह से उसने मुंह बनाया। सॉरी, पर बहुत स्मेल आ रही है, आप जाइए, नहा लीजिए, मैं कपड़े निकाल देती हूँ। हाँ, जा ही रहा हूँ, रणबीर ने कहा और वो उसके कपड़े निकालने में लग गई। कपड़े निकालकर समृद्धि ने वक्त देखा, रात के 11 बज रहे थे। समृद्धि रसोई में आई। उसने तेजी से हाथ चलाए और जल्दी जल्दी रोटियां सेंकने लगी। फिर कुछ जहन में आया तो एक बर्तन में पानी रखा। वो जो अब तक खुद थकान से चूर थी, रणबीर को देखते ही जैसे सारी थकान, दर्द सब गायब था। गर्मागर्म खाना लेकर कमरे में आई तब तक वो भी कपड़ ये बदल चुका था। आरामदायक हल्के कुर्ते में खड़े रणबीर जब बैठा सब्जी की कटोरी के आता भाप देखा तो अनायास ही राघव की बात याद आई। आप खाना खाओ, आती हूँ, समृद्धि इतना कहकर गई। रणबीर वाकई भूखा था। उसने खाना शुरू किया। पहला निवाला मुंह में रखते ही चेहरे पर राहत उतरी। समृद्धि कुछ ही देर में टब में पानी लिए आई। रणबीर के पास जमीन पर उसने वो रखा
और उसके पांव पकड़ने लगी। क्या कर रही हो? रणबीर ने एकदम ही कहा तो वो बोली, थके हुए हो, थोड़ा आराम मिलता है, पांव डालिए, इसमें मुझे कोई शौक न इन आपके आशीर्वाद लेने का। वो अपने ही अंदाज में बोली, फिर उसके पांव हल्के गुनगुने पानी में डाले। रणबीर की नज़र उस पर थी। खाना खाया तुमने? हाँ, कब का। इधर आओ मेरे पास, रणबीर ने कहा तो उसके बराबर में आकर बैठी। आ गई, थक गई ज़्यादा, और बुआ वो ठीक है? भाई साहब ने बताया आपने नर्स और कामवाली रखी है। ठीक है, अभी राघव भी बहुत समझदार है, देख लेगा। वो तो है, बहुत ज़्यादा ही समझदार है। 2 दिन में हमेशा आगे पीछे लगा रहता था वो। समृद्धि ने हल्का सा हंसकर कहा। रणबीर ने खाना खत्म किया तो वो उठी। रुको रुको, ऐसे ही रुको, एकदम ही कहते हुए उसके पास जमीन पर बैठी। वाकई उसे राहत मिली थी। समृद्धि ने तौलिया तलाशने का वक्त नहीं लगाया और उसके पांव निकालकर अपने सूती के दुपट्टे से पहुंचने। रणबीर के लिए ये अजीब था, उस जैसी लड़की से ये एक्सेप्ट करना भी। समृद्धि ने अपनी गोद में रखे उसके एक पांव को हटाकर उसी तरह से उसके दूसरे पांव को पहुंचा। वो उसे देखता रहा, फिर वो उठी और बर्तन समेटकर ले गई। रणबीर के जहन में वो पुरानी, जिद्दी, उसे कुछ ना समझने आली समृद्धि आई। आज वो जैसे एकदम अलग थी। उसकी वजह से ही शायद वो आज ये हिम्मत कर पाया था, वरना और मुश्किल होती। कुछ देर बाद दरवाज़ा बंद करते हुए वो अंदर आई। पलंग पर बैठे रणबीर ने हाथ आगे करके कहा, इधर आओ। वो उसके पास आई तो वो खिसककर उसके लिए जगह बनाता हुआ बोला, आज बड़ा ख्याल आ रहा है? आपको तो हमेशा ही लगता है मैं लड़ाकू हूँ, बस लड़ती हूँ। उसने मुंह बनाकर कहा तो रणबीर के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हो तो? समृद्धि ने आंखें छोटी छोटी करके उसकी तरफ देखा। मैं यहाँ परेशान हो रही थी, पता नहीं खाया होगा या नहीं, सब मैनेज कैसे करेंगे, थक गए होंगे। और आपको? बीवी प्यार करती है, उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। एकदम ही बोलती चली गई, पर रणबीर ये सुनकर उसकी तरफ देखता रह गया। किसकी बीवी? ना ईब मणे ना खड़ा, तू अपनी बात कर रही थी, वो अपने ही अंदाज में बोला तो उसने बुरा सा मुंह बनाकर उसको घूरा। मैं करती भी नहीं। रणबीर ने मुस्कुराहट को समेटकर उसे देखा और आहिस्ता से उसकी कमर के इर्द गिर्द बाँ एन लपेटकर उसे अपनी आगोश में भर लिया। मुझे पता था संभाल लोगी सब, और मुझे भी। नाराजगी से उसे देखती समृद्धि को देखकर वो मुस्कुराया। उसने उसकी तरफ चेहरा करके उसकी आंखों में देखा। वो एकटक उसे ही देख रहा था। समृद्धि की आंखों में देखते हुए रणबीर ने झुककर उसके होंठों को चूमा तो वो ठिठकी। आंखें एक पल को बंद हुई। वो उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसता हुआ उसमें गुम हो गया। रणबीर ने उखड़ती सांसों को संभाला और उससे दूर हो गया। समृद्धि भी संभलने लगी, फिर उसे देखकर धीरे से बोली, बस इसलिए मिस किया मुझे? एकदम ही जैसे रणबीर रुक सा गया। फिर उसने उसकी कलाई को मजबूती से पकड़कर उसे अपने से सटाए हुए कहा, हम किया तो? समृद्धि ने हल्के से सर हिलाया। वो उसे देखता रहा, फिर उसके सर को चूम लिया। कभी कभी अजीब बात करत ये हो एकदम। अच्छा, वैसे ये। अनायास ही नज़र उसके बालों को सहलाते हुए उसके कंधे पर आ गई। उसके कंधे पर हल्का निशान था। अब ये क्या है? अरे कुछ नहीं, सर घूमने लगा। इतनी गर्मी है, और मेरा तो आपको पता आधे से ज्यादा वक्त गिरती पड़ती रहती हूँ। समृद्धि ने जवाब दिया तो वो उसके माथे पर हल्की सी छपट लगाकर उसे देखा और अब उसे जांचने लगा। तुम पागल ही रहना बताना था ना मुझे, रणबीर ने परवाह से कहा तो समृद्धि के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। से छिपाते हुए उसने कहा, सही है ना आपका, तो मैं आपको परेशान कर देती हूँ। ए बाउली रहना तू, रणबीर ने कहा। फिर अनायास ही राघव की बात याद आने लगी। तुम पागल ही रहना बताना था ना मुझे, रणबीर ने परवाह से कहा तो समृद्धि के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। से छिपाते हुए उसने कहा, सही है ना आपका, तो मैं आपको परेशान कर देती हूँ। ए भावली रहना तू, रणबीर ने कहा। फिर अनायास ही राघव की बात याद आने लगी। उसने समृद्धि को देखा, वो उसके कंधे दबाने की कोशिश में लगी थी। रणबीर ने दूसरे हाथ से पकड़कर उसके हाथ को रोका। क्या आज नहीं जागी? तुम्हारे अंदर की औरत पांव छूकर पहुंचना, इतनी खातिरदारी क्या बात है भाई? रणबीर की बात सुनकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। वो चिढ़ी हुई सी बोली, या मतलब है आपका मैं क्या हमेशा लड़ती फिरती हूँ? शौक है मुझे लड़ने का, और थके हुए थे आप तभी मैं इतना परेशान थी, पर नहीं, आपको तो मैं कुछ भी करती हूँ, नाटक लगता है।
समृद्धि चिढ़न के साथ उसे देख रही थी। ये लड़की उस लड़की से अलग थी जो उसकी जिंदगी में आई थी। समृद्धि के हाथ पर हाथ रखकर उसने कहा, नहीं, जब आई थी बड़ा परहेज था तुमको मुझसे। तो जल्लाद कम तो नहीं थे आप भी। अब मेरा दिमाग नहीं खराब करो, सो जाओ, थक गए होंगे ना। उतर गई मेरी थकान, रणबीर ने कहा तो वो खुद उसके सीने पर सर रखकर बोली, फिर मुझे सोने दीजिए। वो मुस्कुराकर उसके सर को सहलाने लगा। रणबीर के मन में अब भी राघव वाली बातें चल रही थी। कुछ गलत नहीं कहा था, उसने इस बात का एहसास भी था। धीरे धीरे वो सो गई। रणबीर ने धीरे से उसके सर को चूमा। बावली तो सैया छोरी। उसने प्यार से उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें भी मूंद ली। उसके लिए जो एहसास थे वो बहुत गहरे थे, मगर उसे समृद्धि की तरह भी आदत ना थी। अगली सुबह जब रणबीर उठा, वो नहा रही थी। वो बाहर आया, सरोजी आंगन में थी। वो उबासी लेता हुआ खाट पर आकर बैठ गया। उठी ना कै? उठ गई है, अम्मा नहाने गई है। अच्छा ना, ईब तू कहेगा तो पहले कह दूं? कल गिर गई थी, पूछ लेना म्हारे, तो कहीं ना कुछ ना तो बापू ने कहकर बुलवा देती डॉक्टर को। फिर चोट लगेगी तो कहेगा म्हारी लुगाई पे जुल्म कर दिया। वो अपनी माँ की बात पर बस सर हिलाकर रह गया। उनको आदत थी, ये पता था। समृद्धि तैयार हो रही थी कि वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे सूट की ज़िप खोलने लगा, तो वो एकदम ही हड़बड़ा सा गई। क्या कर रहे हैं? अम्मा बुला रही होगी अभी। चुप कर जाओ, रणबीर ने कहा। उसके कंधे के पास जरा सा निशान था। उसने जांचती सी नज़र उस पर डाली। ठीक हो ना तुम? हाँ, अच्छा, अब वैसे भी देर हो रही है, उसने हड़बड़ी में कहा। वो वाकई सब कुछ संभालने में लगी रहती थी। रणबीर ने जिप लगाई। वो दुपट्टे से सर ढककर वहां से निकल गई। रणबीर ने एक गहरी सांस ली। उसके होने पर भी आज शिवकमल जी ने कुछ नहीं कहा, और वो वैसे भी अपनी बुआ का जिक्र इन लोगों के बीच नहीं कर रहा था। उसने खाना खत्म किया और जैसे ही उठा तभी उसके पापा ने आवाज दी, सुन ले मेरी। वो रुक गया। कुलदीप जी ने कहा, कोई जरूरत ना है खेत के काम देखने का, गांव में जो ओ है वो काम हम किसी से करवा लेंगे। तूने वैसे भी इज्जत का तमाशा बना दिया है। उसने उनको देखा बहुत चुपसा होकर। बाकी सब भी चौंके और खासकर राजबीर। रणबीर ने कुछ नहीं कहा, और म्हारी बैठक में मत आना तू, शिवकमल जी ने कहा। जो सुनकर रणबीर ने अब भी कुछ नहीं कहा। वो हमेशा की तरह उनकी बात को सुनकर रह गया। राजबीर तंज से हंसा। वाह, और बनो होनहार सबकी आंखों का आ तारा। उसके तंजिया अंदाज पर रणबीर ने बस एक नज़र उस पर डाली। कुछ कहे बिना वो आंगन से जाने लगा। और वो छोरी और उसका बेटा ना आने चाहिए। शिवकमल जी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वो उनकी ओर पलटकर बोला, नहीं आएंगे। आपके इस बड़े घर से ज्यादा सुकून से रहती है वो अपन ई टूटे झोपड़ी में। अगर अब तक आपको नहीं समझ आया तो कभी नहीं समझ सकते आप। वो अकेली काफी है, नहीं जरूरत उनको सहरावत परिवार की। रणबीर की बात सुनकर कुलदीप जी चीखें, ना तो तू क्या कर रहा है? समाज सेवा का शौक है वो, समझ लीजिए। ये मत सोचिएगा आपकी बहन आपके टुकड़ ढूंढ पर पल रही है। जो औरत अपने पति के मरने पर अपने बेटे को सालों तक आंख एली पालती आपके दरवाजे पर नहीं आई, वो नहीं आएगी आपके पास, क्योंकि जब अपन ए बेटे के लिए तभी एहसास करवा दिया था आपने, यहां उसका कोई नहीं। रणबीर ने जवाब दिया तो वो उसे घूरने लगे। ना, तुम्हारी इज्जत का जो तमाशा किया भूल जाऊं, शिवकमल जी ने कहा। जिस पर अब राजबीर ने जवाब दिया, मत भूलो पर मर जाती वो, और अब भी कोई भरोसा नहीं कब तक चल रही है उनकी सांस। बना लो भई इज्जत, कम से कम क्लेश बंद करके रहो। खैर अपनी औलाद की किसी को ना पड़ी, यहां तू अब तमाशा बंद कर, चल निकल। आखिर में भाई को कहते हुए वो सर झटका। उसकी बात सबको एक पल को हैरत में डाल गई। कुलदीप जी और शिवकमल जी के बगल में खड़े जगदीप जी ने एकदम ही कहा, क्या बोल रहा है राजबीर? क्या बोल रहा हूं? माँ जी को थी बीमारी पता ना है क्या? आप सबने इलाज परहेज पर है, उसकी जिंदगी क्यों जीना मुश्किल कर रहे हो? जब नहीं मतलब तो तमाशा भी मत बनाओ, फिर बंद करो। न चैन से रहने देना है न छोड़ना है, अजीब नाटक है। वो हमेशा वाले ही अंदाज में बोला, पर उसकी बात सुनकर सरोज जी की आंखों में सू जरूर आ गए। ना बोल छोरे, भगवान करे लंबी उम्र हो। बालक छोटा सैवा का, रहने दें अम्मा, यहां मरने की बद्दुआओं में लंबी उम्र की दुआ काम न आएगी। रणबीर ने ठीखे से अंदाज में बाबा पर तंज कसा। रणबीर, वो अपने ख्यालों में गुम था, तभी आवाज आई। रणबीर अपने दोस्त अमित की आवाज सुनकर होश में आई। खेतों के बीच मचान पर बैठे
रणबीर ने एक गहरी सांस ली। अमित आकर उसके बराबर में बैठ गया। उसने उसकी ओर देखकर पूछा, और आज गुड़गांव नहीं गया? खेतों का भी काम देखना था, बड़ा आलस किया जा रहा है। वो अभी कुछ देर पहले ही घर से यहाँ आ गया था। उसने एकदम सामान्य से अंदाज में कहा। काम था अभी कुछ, तू बता कोचिंग का क्या हाल चल रहा है? वहीं बताने आया हूँ, आयशा ने बताया। इस महीने अच्छा गया है, प्रॉफिट भी, और जो तेरा कुछ ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को रखने का था वो अब हो जाएगा। अमित ने अपडेट दी तो उसने सर हिलाया। उससे सारी अपडेट लेकर उसने कहा, तेरी शादी में है ना वक्त अभी, तब तक बस मिलकर संभाल दो। मैं 2 दिन बाद सब खुद करने लगूंगा। अरे चिंता ना कर भाई, हमें पता है, खुद ही संभाल लेगा तू, अमित ने जवाब दिया, जिस पर रणबीर ने बस सर हिला दिया। रणबीर से बात करके वो अब बोला, अच्छा यही रहने का इरादा है क्या? काम होगा, पर ये यहाँ तो कुछ नहीं होता फिर। बस थोड़ा आज थका हूँ, खेत का काम बापू खुद कर लेंगे, इसलिए मैं यहाँ हूँ, रणबीर ने जवाब दिया। अमित कुछ पल तक वही रहा, उसके बाद वो वहां से चला गया, मगर रणबीर अब भी वही बैठा रहा। खेत की हरियाली में एकदम शांत सी उसकी नज़रें इधर से उधर होती रहीं। आज उससे साफ शब्दों में कह दिया गया था यहाँ से जुड़े काम वो ना करें, यहाँ तक ही उसे उसके बाबा ने बैठक में आने से भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने उनकी मर्जी से वो नहीं किया जो वो चाहते थे। उसने एक गहरी सांस ली। जब वो छोटा था उसकी माँ का अधिक तवज्जो राजबीर पर रहता। वो हमेशा इस कोशिश में लगी रहती उसे किसी बात से तकलीफ ना हो, और रणबीर उसे अच्छे नंबरों पर जब था कि शाबाशी मिलने लगी, तब से लगा जैसे यही तरीका था खुद से सबको खुश रखने का। एक अच्छा होनहार विद्यार्थी बनकर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, हर वो काम उस हिसाब से करता रहा जो वो चाहते थे, ताकि वो खुश रहे, और सच में बेटे की तरक्की पर जब वो खुश हो जाते तब उसे लगता जैसे वो हासिल हो गया जो उसका ई चाहत हो, मगर वो तरक्की की खुशी से ज्यादा कहा मानने की खुशी होती थी। उसने उम्र भी नहीं देखी, जो कुछ राजबीर को करना चाहिए था वो करने लगा, और फिर धीरे धीरे उसको जिम्मेदारी दी जाने लगी। जब जिम्मेदार समझकर उसे सब दिया जा रहा था, तब भी उसने शिकायत नहीं की। अब भी उसे शिकायत नहीं थी, मगर मन में लगा, जरूर क्या उसने इतनी बड़ी गलती कर दी जो सब कुछ संभाल लेने की उम्मीद करने वाले उससे सब छीनने के लिए तैयार थे। अक्सर ही जो शिकायत कर कुछ कहत नहीं, उनके मन की बात को समझ नहीं पाया जा सकता। उसके साथ भी वही था, वो कभी कुछ नहीं कहता था, और जब उसने कहा तो वो बुरा हो गया। शिवकमल जी कमरे में थे। रणबीर ने बेशक ना कहा हो, पर राजबीर ने जो बताया था उसके बाद रणबीर का तंज कसना बुरी तरह से लगा। बापू, धीमी सी आवाज आई। सरोज जी की आवाज सुनकर उन्होंने अपने चेहरे पर बदलते भाव सामान्य किए। वो चाय का प्याला रखकर एकदम धीरे से बोली, मणे कहना था रीमा के कुछ कहने की जरूरत ना है। शिवकमल जी ने उनकी बात को काटा तो वो चुप हो गई। वो बेशक कुछ नहीं बोली थी, मगर मन रीमा जी के लिए परेशान जरूर था। रणबीर आज घर पर ही था और बाहर नहीं, अपने कमरे में। वो जब कमरे में आई उसे देखते ही सुबह वाली बात याद आई। अक्सर ही वो अपने काम से आकर भी व्यस्त रहता, देर देर रात तक वो नहीं आता था। सुनिए ना, आप फ्री है तो अभी ये वाला टॉपिक क्लियर कर दीजिए। समृद्धि ने बुक आगे बढ़ाकर एक तरफ उंगली रखी। रणबीर ने किताब उसके हाथ से लिया। कुछ पल तक खुद में पढ़ते रहने के बाद उसने उसे समझाया। समृद्धि और रणबीर दोनों का ही ध्यान अब सीधा तब किताबों से बाहर आया जब अब आहर से सरोज जी ने उसे आवाज दी, 10 मिनट में आ रही है अम्मा। समृद्धि की जगह रणबीर ने आवाज दी तो वो उसे देखने लगी। पहले ये क्लियर करो फिर जाना। और फिर वाकई सब खत्म कर ही उसे कमरे से बाहर निकलने दिया। आज उसे बेहद अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके लिए ये सब किसी भरोसे के जैसा था, उसे आदत थी। और आज जब खेतों से अनाज कुलदीप जी ने अपने आदमियों से भिजवाया, रखवाया और सब किया, तब उसे लगा उससे उसकी जिम्मेदारी छीनी गई। वो शाम के होते अंधेरे में अकेला खड़ा था। तो तुझे क्या लगा, बहुत जिम्मेदार समझकर प्यार करते हैं? राजबीर का अंदाज वैसा ही तंज भरा था। भाई की बात का उसने जवाब नहीं दिया तो उसने एक बार फिर से उसी तरह से कहा, बड़ा होनहार बना फिरता था, अब क्या हुआ? आपको परेशानी क्या है? मैंने कहीं कुछ आखिर वो बोला तो राजबीर हंस दिया। चेहरा देख समझ आ जाएगा, बड़ा अच्छा लगता था। जिम्मेदार बेटा होने का तमगा हासिल करके क्या मिल गया? ये दुनिया ना बेटा किसी की तब तक ही है जब तक उनकी मतलब की बात पूरी करो, वरना किसी ने नहीं पड़ी किसी की।
अपने ही अंदाज में उसने कहा। वो उसका मजाक उड़ा रहा था या समझा रहा था, जो भी ये था, रणबीर बस सुनकर रह गया। राजबीर ने एक नज़र उस पर डाली, वो उसके मन के भाव को समझ सकता था। उसने एक बार उसे देखा, फिर बोला, अपने काम पर ध्यान दे, कम से कम रहेगा, अपनी मर्जी की जिंदगी तो जी ली। ऐसा कहते हुए उसकी पीठ पर हाथ थपाथ पाकर वो निकल गया। और ये पहली बार था जब रणबीर को लगा वो उसको समझाने आया, किसी बड़े भाई की तरह। हो गया तुम्हारा? रणबीर ने उसे चेयर से उठते देखकर पूछा, तो उसने हाँ में जवाब दिया। बुक्स बंद की और उसके बराबर में आकर बैठ गई। उसके मन में भी ये बात थी, आज सुबह जो हुआ था, उसके बाद से ही रणबीर बहुत डिस्टर्ब था। इस बात का उसे अंदाजा था। अच्छा, आप आज गए थे क्या बुआ जी से मिलने? और फिर आपका काम? समृद्धि बोलते बोलते रुक गई। रणबीर ने उसकी तरफ देखा। हाँ गया था। रही काम की बात तो मेरे का मक्को क्या हुआ, अपना काम चल रहा है मेरा। तुम्हें क्या लगा मना कर दिया, अब हो गया पति कंगाल? कुछ भी, मैं तो बस पूछ रही थी, आप बहुत परेशान लगे तभी पूछा था, समृद्धि ने जवाब दिया। रणबीर को अपने पापा की बात याद आई। गुड़गांव में कोचिंग अच्छा खासा चल रहा है मेरा, दुकानें हैं 3 तो, और फिर अभी वो यहाँ भी कोचिंग की ब्रांच के काम पर लगे हैं। काम बहुत है मेरे पास। आप भी ना। उसके बाद भी सुबह से गायब थे, मुझे लगा परेशान होकर पता नहीं कहाँ चले गए, समृद्धि ने कहा। जिस बात को सुनकर रणबीर ने एक नज़र उस पर डाली, उसने जवाब नहीं दिया। बात काम की नहीं, उस जिम्मेदारी की थी जो उस पर थी। अपने काम को जमाकर वो अच्छा कमा रहा था, बात यहाँ उसके काम की नहीं थी। समृद्धि ने उसकी तरफ, वो किसी सोच में गुम नजर आ रहा था। रणबीर के कंधे पर हाथ रखकर उसने कहा, कहिए ना क्या हुआ? मुझे पता है पापा जी और बाबा ने जो कहा वो सुनकर आपको बुरा लगा। नहीं, किस बात का बुरा लगना? रणबीर ने जवाब दिया। तो वो उसके कंधे पर सर टिकाती हुई बोली, अच्छा आपको लगता है मैं नहीं समझती, आपको देखकर ही लग रहा है मैं समझ रही हूं। बस वो आदत है सब कुछ खुद करने की, जब से संभला हूं सब खुद करने की आदत हो गई, तो बस इसलिए खाली सा लगता है, रणबीर ने कहा। जो सुनकर समृद्धि उसे देखने लगी, वो बेहद खामोश नजरों से उसे देख रही थी। रणबीर के कंधे पर टिकाए सर के सहारे उसने उसके गले पर हल्के से अपनी उंगली फिराई। रणबीर ने उसकी तरफ देखकर उसके हाथ को पकड़ा। पता है बात काम या पैसे की नहीं होती है, काम भी है, सब है, बस आज तक सब कुछ करता आया हूं जैसा सबको पसंद है, अपनी मर्जी का किया तो इतना बुरा लग गया, वही सोच रहा था। यही होता है, समझ सकती हूं, उसने जवाब दिया। रणबीर को पहली बार उसने इस तरह से देखा था। उसको देखकर समृद्धि ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर उंगली फिराई। अच्छा आप न अब ज्यादा मत सोचिए और आराम से सो जाइए, कल से फिर बहुत काम होगा। रणबीर ने एक नज़र उस पर डाली, वो मुस्कुराकर उसके गाल को चूम लिया। अब बताओ तुम ठीक हो ना? रणबीर ने जांचती सी नज़र डालकर पूछा। उसके लिए परवाह हमेशा नजर आती थी, वो मुस्कुराकर बोली, एकदम बढ़िया। रीमा जी के लिए नर्स और कामवाली का इंतजाम कर रणबीर उनकी देखभाल के लिए वो लगातार उनसे मिलने आता। राजबीर भी बीच बीच में चक्कर लगा रहा था। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और हालत अब पहले से बेहतर थी। कमरे में बैठी हुई रीमा जी के जहन में कुछ बातें चल रही थी। इतने दिनों में दोनों भतीज आए, वो दोनों तो ढाल बनकर खड़े थे, मगर उनके बाप और भाई को अब तक जरा फिक्र नहीं थी। एक बार उनका हाल तक ना पूछा, पर वो जानती थी वो नहीं आएंगे, इसलिए बहुत हैरान नहीं मगर मन के कोने में तकलीफ जरूर हुई। माँ, ओ मम्मी, वो आवाज देता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। रीमा जी ने बेटे की तरफ देखा, वो सूप बनाकर लाया था, जो देखकर उन्होंने कहा, पढ़ाई करनी थी राघव, फिर पेपर होंगे तो मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। अच्छा बाबा नहीं आएंगे, रणबीर भैया ने वैसे भी दीदी रखी है, काम सब हो जाता है, मैंने बस तुम्हारे लिए बनाया, मूंग का स्वाद बिगड़ जाता है ना दवाओं से, राघव ने कहा। उसकी बात सुनती उसकी माँ मुस्कुरा दी। राघव अपने पिता की तरह उनकी बहुत परवाह करता था। एक बहुत समझदार बच्चा था, वो शायद माँ की तकलीफों को देखकर वो ऐसा हो गया था। राघव उनको सूप पिलाते हुए बोला, मम्मी देख लेना तुम, मैं बस अपनी 12वीं की पढ़ाई कर लूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी एकदम। मैं रणबीर भैया के जैसे बहुत पैसे कमाऊंगा ताकि किसी की मदद करने के लिए सोचना ना पड़े। रीमा जी हल्का सा मुस्कुरा दी। हाँ सब करेगा तू। बेटे की चमकती आंखों में अपनी ही पुरानी सी झलक याद आई, जो उनको अतीत की गलियों में ले गए। घर की इकलौती बेटी,
दो भाइयों की इकलौती बहन होने के नाते बहुत लाड़ से पली थी वो। माँ के मरने के बाद बड़ी भाभी ने अपने दोनों बेटों और उनमें कोई फर्क नहीं किया, फिर छोटी भाभी ने भी वैसा ही किया। सबकी लाडली थी वो, जिसकी एक फरमाइश पर दोनों भाई कुछ भी उसकी नज़रों के सामने लाकर रख देते। असल मायनों से हवेली की शहजादी थी वो, पर आज कल जरा घर की हवाओं ने रुख जरा बदला सा था। रीमा का दिल घबरा रहा था, सांसें तेज थी। उन्होंने दुपट्टा कसकर अपनी छोटी भाभी की तरफ देखा। सुगना जी बस दे खक्कर रह गई, आखिर कुछ कहने की इजाजत भला थी कब। भाभी भाभी बोलो ना, छोटे भैया से ये लोग नहीं समझ रहे हैं, वो लगभग रोती हुई बोली। मोहब्बत की दहलीज पर कदम रखते हुए आखिर एहसास कब होता है किसी को, पर एक हमसफर चुनने की बारी आने पर वो चुप ना रह सकी। सुगना जी अफसोस से बस उनको देखकर रह गई। तभी कमरे से दरवाज़ा खोलती सरोज जी आई और उनको आंख दिखाकर दबी आवाज में कहा, ना कर छोरी, ना कर, खा जावेगा तणे भी और मणे भी थारा भाई। कहकर री से बेब आने की बात ही कर रहे से पढ़ा लिखा ली बापू ने, अब क्या करेगी छाती पर बैठकर, और क्यों ना करना तणे ब्याह। बोल रहे सै बापू, अगर बात बिगाड़ने लगी तो देख तू। भाभी मैं कर लूंगी शादी पर अनिल से, वो एकदम ही बोली, जो सुनकर दोनों भाभियां आंखें फाड़े उसे देखने लगी। भाभी भाभी बोलो ना छोटे भैया से, ये लोग नहीं समझ रहे हैं, वो लगभग रोती हुई बोली। मोहब्बत की दहलीज पर कदम रखते हुए आखिर एहसास कब होता है किसी को, पर एक हमसफर चुनने की बारी आने पर वो चुप ना रह सकी। सुगना जी अफसोस से बस उनको देखकर रह गई। तभी कमरे से दरवाज़ा खोलती सरोज जी आई और उनको आंख दिखाकर दबी आवाज में कहा, ना कर छोरी, ना कर, खा जावेगा तणे भी और मणे भी थारा भाई। कहकर री सै ब्यो आहने की बात ही कर रहे से पढ़ा लिखा ली बापू ने, अब क्या करेगी छाती पर बैठकर, और क्यों ना करना तणे ब्याह। बोल रहे सै बापू, अगर बात बिगाड़ने लगी तो देख तू। भाभी मैं कर लूंगी शादी पर अनिल से, वो एकदम ही बोली, जो सुनकर दोनों भाभियां आंखें फाड़े उसे देखने लगी। सरोज जी और सुगना जी ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर नंद को। अब उन दोनों को समझ आ रहा था क्यों वो अपनी शादी का जिक्र आते ही उन दोनों से कहने लगी, वो नहीं करना चाहती ये शादी। चुप कर जा, चुप कर जा, रीमा मार डालेगा तेरा भाई मणे, सरोज जी ने कहा। और डर कर जैसे ही नजर सामने की दरवाजे पर खड़े ससुर को देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। शिवकमल जी एकदम सख्त चेहरा लिए सामने खड़े थे। बेटी को देखते हुए आज उनकी आंखों में स्नेह नहीं, सिर्फ सख्ती थी। रीम आज जी ने अब तक भाभी से बात की थी, वो अपने पिता की लाडली जरूर थी, मगर बाप बेटी के बीच इस तरह खुलकर बात नहीं होती थी। वो अब अपने पिता को देखकर बोली, बापू मैं बस कहना चाह रही थी, अनिल बहुत अच्छा इंसान है, वो बस हमसे जबान बंद कर लें छोरी। बहुत तेज आवाज में वो चीखते हुए बोली। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि वहां मौजूद वो तीनों औरतें हिल सी गई। दोनों बेटे तक भागते हों ए आए। उनके सखट होते गुस्से से भरे चेहरे को देखकर वो दोनों समझ नहीं पाए क्या हुआ था। रीमा जी ने हिम्मत कर धीरे से कहा, बापू वो अच्छा इंसान है, मैं खुश रहूंगी, फिर भी आप ना कहोगे तो नहीं करती है कुछ, पर किसी और से मत ब्याह हो मुझे, आप लोग बस एक बार मिल लीजिए उनसे। कुलदीप जी के साथ साथ जगदीप जी को भी कुछ कुछ समझ आया। बाप की ही तरह दोनों भाई का चेहरा सख्त हुआ और वो लाडली बनकर रही बहन इस समय लाडली बच्ची तक ना नजर आई। घर की बहन बेटियों पर जान लुटाने वाले इस परिवार में अब तक फैसले लेने की इजाजत ना थी। यहाँ क्या आसपास कहीं थी, फिर अपनी मर्जी से शादी करना तो फिर एक बड़ी बात थी। बापू मैंने कही थी आपसे पकड़ लो, आजकल ये छोरी बहुत मनमानी कर रही है, पहले पढ़ाई के नाम पर ब्याह से मना कर रही थी, अब इसकी मन की बात आई जुबान पर। कुलदीप जी ने चीखते हुए कहा। गुस्से के मामले में वो अपने पिता से आगे ही थे। बेटी को देखते शिवकमल जी को भी यही महसूस हुआ, वो गुस्से से भरे हुए नजर आ रहे थे। रीमा जी लगातार कभी बाप से तो कभी भाई को समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर सिर्फ गुस्सा था, उनके हर एक अंदाज में गुस्सा था। वो जो कल तक उनकी हर बात को सुनते थे, आज उनकी नज़रों में केवल गुस्सा था। कोई भी यहाँ पर उनको सुनने वाला नहीं था। ओ बापू मेरी बात सुन लो, मैं ऐसे ही किसी से शादी कर लूंगी तो क्या होगा, और फिर अनिल वो बहुत अच्छा। तड़ाक की एक जोरदार आवाज के साथ सब कुछ थम गया, एकदम थम गया। रीमा जी गाल पर हाथ रखे फटी आंखों से बाप को देखती रह गई। सरोज जी और सुगना जी का यही हाल था। क्या कर रहे हो पापा, अपनी जवान बेटी पर हाथ मत छोड़ो, चिंता मत करो, वो समझ जाएगी, जहां चाहेगी शादी कर लेगी, सरोज जी बोलीं।
थप्पड़ से रीमा को एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही मांग लिया था। रिश्ते वाले जो आए थे वो एक बड़ा खानदान था, उनकी ही तरफ अच्छे रईस लोग थे, पर वही था सब कुछ मिलता झूलता जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। अपनी माँ भाभियों को जैसे देखा था वैसी जिंदगी अपने लिए नहीं चाहती थी। वो जानती भी थी मोहब्बत का ये सफ़र उनके लिए आसान नहीं, बहुत रोका था उन्होंने खुद को, मगर कुछ एहसास बस में नहीं होते। हमें रिश्ता मंजूर है। अपने बापू के इन शब्दों को सुनकर कमरे की दहलीज पर खड़ी रीमा जी की आंखों में आंसू भर आए। एक दफा उनका वो पूछा तक ना गया। सब खुद ही तय कर दिया था और अब उनको घर से बाहर जाने तक की इजाजत ना थी। दिन जैसे जैसे बीत रहे थे वो घबराहट बढ़ती जा रही थी। शिलकमल जी के कमरे के दरवाजे पर खड़ी रीमा जी हिम्मत करके अंदर आ गई। वो कुर्सी पर बैठे हुए आंखें बंद किए थी। रीमा जी का दिल भारी हो गया, अपने पिता को शायद उन्होंने तोड़ दिया। वो धीमे कदमों से कमरे में आई और उनकी कुर्सी के पास जमीन पर बैठी। कुर्सी के हत्थे पर हाथ रखे, पिता के हाथ पर हाथ रखा। बापू, वो आंखें खोलकर उनसे चेहरा फेर गए। बापू मेरी बात सुन लो, बस एक बार मिल लो उससे। नहीं मिलना तो भी कोई बात ना, पर मेरी शादी मत करवाओ, मत करवाओ। वो बोली, उनकी आंखों में आंसू थे। ब्याह होगा तेरा इसी हफ्ते, वो गुस्से से बोले। पिता की बात सुनकर वो बार बार गिड़गिड़ाती रही, मगर उनको जैसे फर्क नहीं पड़ा। वो लाडली बेटी अब कुछ नहीं रही थी। एक अच्छी बेटी बनकर अगर वो शादी कर लेती तो उसका क्या, जो उनको इतना चाहता है वो बेवफा हो जाए। और अगर उसे छुना तो उस बेटी का क्या जो अपने पिता की इज्जत खराब करेगी। वो एक ऐसी दौराह पर खड़ी थी जहां से कुछ भी सोचकर फैसला लेना बहुत मुश्किल था। रीमा जी की लाख कोशिशों के बाद कुछ नहीं हुआ और अब वो इसी सब सोच में गुम थी। तभी तेज चीखने की आवाज आई, जो सुनकर वो डरी बाहर आते ही सामने आ नजारा देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं बापू नहीं, वो एकदम चीखी। सामने ही बंदूक ताने उनके पिता थे और निशाने पर वो आदमी जिसकी चाहत उनको थी। अनिल ने उनकी ओर देखा। आजकल बात नहीं हो रही थी, वो घबरा रहे थे। फिर अचानक ही उनके घर से खींचकर कुलदीप जी उनको लेकर आए और अंदर शिवकमल जी लंबी सी वो बंदूक उसके सीने पर ठानकर खड़े हो गए। रीमा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। शिवकमल जी के साथ साथ दोनों भाई ने भी गुस्से से उनको देखा। वो रो रही थी। बापू मत करिए, आप उन्हें छोड़ दीजिए। वो सामने आ गई। बेटी को इस तरह से उस गैर आदमी के लिए बोलते देखकर शिवकमल जी का खून खौलने लगा। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बेटी को। वो अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही कुलदीप जी ने एक जोरदार मुक्का पेट पर मारा। मुंह नहीं खोलना वरना जिस्म से खाल उधेड़ दूंगा। शिवकमल जी ने बंदूक के पिछले हिस्से से कंधे पर मारा। आइंदा अगर नजर भी आया देख लेना, जान से मारकर ऐसी जगह दफनाऊंगा, माँ बाप लाश नहीं ढूंढ पाएंगे तेरी। अनिल ने रीमा की ओर देखा जो बुरी तरह से रो रही थी। वो लड़की जिसे सही गलत के लिए बोलना आता था। उसे इस तरह से देखकर अनिल को अंदाजा हो गया उसकी मोहब्बत हार गई थी। एक बेटी अपने बाप की इज्जत को चुनेगा, खासकर तब जब वो इस तरह के इंसान थे। कुलदीप जी और जगदीप जी ने बुरी तरह से उनको मारा। दर्द से कराहते हुए भी उसकी नज़र रीमा पर थी। सरोज जी और सुगना जी उनको लेकर जाने लगी। तभी एक जोरदार लात मारकर अनिल को जमीन पर गिरा दिया तो वो आखिर तड़प कर चीखी, मत करिए, मर जाएगा वो। और अब गुस्से से भरे भाई ने बिना लिहाज किए एक थप्पड़ उनको जड़ दिया। उन्होंने हैरत से भाई को दूंगा, फिर तंज से बोली, ये है आपका प्यार? ये अपने बाप की तरफ देखकर उन्होंने कहा, आपका बेटा हाथ उठा रहा है मुझ पर और आप चुपचाप होकर देख रहे हैं। क्या गलत कर दिया मैंने बापू? कहाँ गया वो प्यार? आज अगर मैंने एक बात नहीं मानी आपको इतनी गलत लग गई। ये आदमी मुझे चाहता है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, ये गलत हो गया। और वो जो इतनी बड़ी उम्र का अनजान आदमी आया है वो ठीक है मेरे लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने चुना। यही चाहते हो ना, जैसे मेरी माँ को रखा, जैसे यहाँ आपके बेटे अपनी बीवियों को रखते हैं वैसे रहूं मैं। तो सुन लीजिए, मर जाऊंगी पर नहीं करूंगी शादी उससे। आखिर कब तक चुप रहती, अपनी आदत अनुसार वो बोल गई। दर्द से कराहते अनिल ने उनकी ओर देखा। आंखों में एक उम्मीद सी जाग गई। मर जा फिर, शिवकमल जी ने कहा, जो सुनकर वो हैरत से उनको देखने लगी। पल भर में वो लाडली बेटी अपने बाप की नज़र में कुछ नहीं थी।
रीमा की आंखों में आंसू छलक आए। ठीक है, आप डोली सजाने की तैयारी करो, पर अर्थी साथ में रखना। ज्यादा जबान तो देख तू, इस आदमी के लिए नहीं करनी तुझे शादी, रुक तू देख। कुलदीप जी ने गुस्से से कहा। वो सीधा अनिल पर लपके और एकदम बुरी तरह से उनको पीटना शुरू कर दिया। उससे आदमी के चेहरे पर जगह जगह से खून निकलने लगा था। आंखें एकदम सूज गई थी। आखिर तड़प कर रीमा ने कहा, कर लूंगी जो कहोगे करूंगी, उनको छोड़ दो। रीमा, ऐसे नहीं कर सकती तुम मेरे साथ। वो एकदम ही तड़प कर बोला। छोट से ज्यादा दर्द, जैसे मानो इस बात पर हुआ। रीमा की आंखों में आंसू और दर्द था। चले जाओ यहां से, वो भारी आवाज में बोलते हुए वहां से भाग गई। अब तक उनको गुमान था अपने पिता की लाडली बेटी होने का, अपने भाइयों की लाडली बहन होने का। एक बार फरमाइश करते ही उनको सब मिल जाता। आसपास घर ओ में लड़कियां कॉलेज तक मुश्किल से जा रही थी, क्योंकि तब तक उनकी शादी कर दी जाती। पर उनकी चाहत थी तो पिता ने वो किया जो वो चाहती थी। मगर आज जब बात शादी की आई, जैसे सब कुछ बदल गया। वो अपने बाप भाई की लाडली नहीं, कलंक बन गई, क्योंकि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाह रही थी। रोने के अलावा कुछ नहीं था अब उनके पास। बेटी होने का बड़ा गुमान था उनको, आज तक बंदिशों का एहसास नहीं हुआ। घर में भाभियों के साथ हो रहे बर्ताव से अनजान ना थी, मगर खुद को कभी ऐसा बंधा हुआ नहीं महसूस किया। पर आज घुटन हो रही थी। सारी छूट थी, मगर ये जो सबसे जरूरी फैसला था उनकी जिंदगी के लिए, वो तक लेने की छूट ना थी। अनिल से शादी ना करके अपने पिता की इज्जत के आगे झुक गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आंसू के साथ ही सही वो आगे बढ़ रही थी। बाप और भाई के चलते अब घर से बाहर तक निकलने की इजाजत नहीं थी। सरोज जी ने आकर उसे बुलाया तो वह बेवकूफ़ी से उनकी तरफ देखने लगी। जमाई जी से बात करो। रीमा ने आंखें भींच ली। फोन कान से लगाते ही आवाज आई, बात करने की फुर्सत नहीं है। वो, मेरे पास फोन नहीं है। चलो ये तो बहुत अच्छा है, ऐसे ही रहना हमारे घर में। वैसे भी ये सब उतना नहीं होता, चुप रहने वाली लड़की ही ठीक है। उस आदमी की आवाज सुनकर रीमा को एहसास हो गया उनकी आगे आने वाली जिंदगी कैसी होगी। मन कुछ बेचैन हो गया। फोन रख चुकी थी, पर वो ऐसे नहीं रह सकती थी। ये आदमी चाहे जो हो, उनके मन में जो था उसे भुलाकर अपनी पूरी जिंदगी से समझौता कैसे कर लें। और उसका क्या जो उनको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद भी कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा था। दिन बीतते जा रहे थे और धीरे धीरे उस आदमी से बात करते हुए महसूस हो रहा था उनकी पूरी जिंदगी अपनी भाभियों से अलग नहीं होने वाली थी। फिर आखिर वो भागी देर रात घर से निकलकर अनिल के पास पहुंची। तुम ठीक हो रीमा? ये सही नहीं होगा, मेरा परिवार शायद कभी ना माने और तुम्हारे पापा भाई मार डालेंगे हमें, मर जाएंगे साथ। वो हिम्मत करके बोली, क्योंकि उनके अंदर ही बेटी नहीं, अभी एक औरत थी जो अपन ई जिंदगी के लिए भी लड़ रही थी। रीमा, मैं वादा करता हूं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा को हर एक खुशी देने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम जानती हो मेरी हैसियत, और अगर हम साथ होंगे तो शायद सर पर छत भी नहीं होगी। तुम हो ना साथ, काफी है। उन्होंने जवाब दिया। इस आदमी ने उनको वो इज्जत दी थी जिसकी चाहत एक औरत को सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आज वो यहाँ थी। एहसास था एक बेटी होने के नाते बहुत गलत कर रही थी, पर एक अच्छी बेटी बनने का मतलब अगर अपनी जिंदगी से समझौता कर लेना था तो उनको मंजूर नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने वो किया जो शायद किसी की नज़र में सही नहीं था, खुद उनकी नज़र में भी नहीं।